ओके, हमने जब बात की थी एक्सचेंज रेट्स की, तो एक्सचेंज रेट जो हैं वो दो वजह से चेंज हो सकते हैं, ठीक है। एक वजह क्या है? इंटरेस्ट रेट्स, राइट, वी टॉक्ड अबाउट इट। यस सर। और एक रीजन क्या है? इन्फ्लेशन, ठीक है। चलो मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूँ कि तुम फर्ज करो तुम्हारे पास, अमेरिका से तुम आते हो, तुम्हारे पास $100 है, राइट। तो $100 के पाकिस्तानी रुपए बनते हैं 10,000 रुपीज। 100 का फर्ज करो, $100 का डॉलर था, लेट वी आर अज्यूमिंग, ओके, ऑलराइट। उसके 2 साल बाद तुम दोबारा आती हो पाकिस्तान। इस पीरियड में अमेरिका में इन्फ्लेशन जो है वो 100 से 105 हो गया, 2-2.25% पर एनम था, क्यूमुलेटिव 5% हो गया। यानी you to buy the same basket of goods now you need how much? $105, ठीक हो गया। Yeah. फर्ज करो पाकिस्तान में उस पीरियड में इन्फ्लेशन 10% पर एनम रहा, दो कंपाउंडेड जो था वो 2 साल का 20% हो गया, ठीक हो गया। अगर Yes. एक्सचेंज रेट मैंने चेंज नहीं किया तो तुम्हें अब यहाँ कितने परसेंट चाहिए, कितने पैसे चाहिए वही चीज खरीदने के लिए? ज्यादा। कितने ज्यादा? 120%। $120, राइट। Yes. तुम्हें $120 की कितनी मिलेगी? 12,000 रुपए। पाकिस्तान में इस पीरियड में 20% इन्फ्लेशन हो चुका, जो बास्केट आपकी गुड्स की थी 10,000 की, वो अब कितने की हो गई? 12,000 की। इज इट राइट? Yes. इसका मतलब Yes, क्या sir. हुआ कि आपको अमेरिका में अब कितने चाहिए थे? $105। यहाँ पे आपको कितने चाहिए? 120। $120। हु शुड सफर, पाकिस्तान और यूएस? पाकिस्तान। इज इट राइट? यस सर। का मतलब ये है कि अगर पाकिस्तान में इन्फ्लेशन जो है वो 10% हुआ, 2 साल में कंपाउंडेड 20% था, और अमेरिका में सिर्फ 5% था, तो जो डिफरेंस ऑफ 15% आया है वो आपकी करेंसी डेप्रिशिएट हो जानी चाहिए। सही। इसका मतलब है कि आपके $105 पाकिस्तान के 12,000 रुपए के बराबर हो जाने चाहिए, राइट और रॉन्ग? राइट सर। हाँ। तो अगर मैं Right. इसी Yes, फॉर्मूले sir. को अपने पास कैलकुलेटर पे ट्राई करूं, जस्ट गिव मी अ सेकंड, तो 12,000 रुपए डिवाइडेड बाय 105 इज इक्वल टू, डॉलर का रेट कितना हो जाना चाहिए? 114 दिखाई दे रहा है? Yes, sir. इज इट राइट? गॉट इट? Yes, sir. 114 पॉइंट समथिंग हो जाना चाहिए, यानी कि तकरीबन 114 या 115 हो जाना चाहिए। क्यों हो जाना चाहिए इतना? क्योंकि व्हाट डज दिस रिफ्लेक्ट? दोनों की करेंसी एक साथ गिरी है, अगर तो रिलेटिवली चेंज हो गया। अगर रियल वैल्यू अगर सेम रखनी है, अगर रियल वैल्यू सेम रखनी है, इन्फ्लेशन का इफेक्ट हटाना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा? हमको एडजस्ट करना पड़ेगा। जो इन्फ्लेशन है उसको एडजस्ट करना पड़ेगा। जितनी करेंसी का डिफरेंशिएशन होगा, अब इसमें मैं आगे आपको एक जगह एक स्लाइड दिखाऊंगा कि वो कहता है कि अगर अमेरिका में इन्फ्लेशन जो है वो 3% है और यूके में इन्फ्लेशन जो है वो 2% है, तो अमेरिकन करेंसी जो है वो 1% एप्रिशिएट हो जानी चाहिए, या अमेरिका में डिस्काउंट रेट बढ़ जाना चाहिए। सही है या गलत है? सर वो तो लाइक 1% तो चेंज नहीं होगा, मतलब उससे कैलकुलेशन जो अमेरिका में इन्फ्लेशन कितना हुआ? 3%। 3%, यूके में कितना हुआ? 2%। तो इसका मतलब ये है कि डॉलर की वैल्यू 1% लेस हो गई कंपेयर्ड विद विज़ा-विज़ यूके। यस।
तो या तो आप अपनी करेंसी को डेप्रिशिएट कर दें 1%, या आप Okay, डिस्काउंट रेट बढ़ा दें 1%। all right. सही हो क्या नहीं? Yes, sir. डज इट मेक सेंस और नो? Yes, sir. ओके, अच्छा अब आते हैं, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। हाँ, ऑलराइट, हेलो, Yes, sir. Yes, ये पॉइंट क्लियर हो गया? yes. जी, sir. अब पढ़ो लाइबा, चलो ये स्लाइड पढ़ो जरा। Inflation and real exchange rates. In 1993, one US dollar exchanged on average for 3.1 Mexican pesos, while in early 2013, average exchange rate was 12.1 pesos per dollar. Same is the case of Pakistan, where exchange rate is in 1993 was around rupees 36, but in 2013, it increased to rupees 100. Did Mexican products, or for that matter Pakistani products, also become much cheaper relative to US products over that 20-year period? Or did the price of Mexican products expressed in terms of US dollars also fall by more than 75%, or the prices of Pakistani product prices fell by 66%? पढ़ो। The answer is no, because Mexico and Pakistan had much higher inflation than the US over that period. In fact, the relative price of US and Mexican products exchanged little between 1993 and 2013, although the exchange rate changed a lot. To take account of the effects of differences in inflation rates, economists calculate real exchange rates adjusted for international differences in aggregate price levels. Real exchange rate equals to Mexican pesos per US dollar into P US upon P Mexico. अच्छा, अब ये जो स्लाइड है, इस स्लाइड की आखिरी बुलेट को 1 मिनट देखते हैं, ठीक है? और हम लिखते हैं रियल एक्सचेंज रेट पाकिस्तान का, फर्ज करो 105। अच्छा, रियल एक्सचेंज रेट तो अभी हम देखेंगे, हमने 105 लिख लिया, और हमने मैक्सिकन पीसो पर यूएस डॉलर की जगह हमने यहाँ पे कितना लिखा? 5, 105। इज दैट राइट? जो नॉमिनल है, टाइम्स प्राइस इन यूएस, यानी कि यूएस इन्फ्लेशन कितना है वो आपने लिखा, फर्ज कर लीजिए मैंने आपसे कहा 105, डिवाइडेड बाय प्राइस इन मैक्सिको या प्राइस इन पाकिस्तान 120 कर दीजिए, डिफरेंस तो 15% हो गया ना? Yes. राइट, गॉट इट? डू यू सी व्हाट आई एम डूइंग? व्हाट आई एम सेइंग इज मैक्सिकन पीसो पर डॉलर की जगह पाकिस्तानी रुपी पर डॉलर लिख लो, तो वो कितना था? नॉमिनल रेट कितना है? 105। 5. लेकिन हमने अभी क्या बात, 100 लिखो, बल्कि 100 से ज्यादा फायदा होगा, हमने लिखा 100, ठीक है? तो प्राइस इन यूएस हमने लिखी इन्फ्लेशन 105, और प्राइस इन पाकिस्तान हमने लिखी 120, जो मैंने आपसे कहा था डिफरेंशिएशन, राइट? सो रियल एक्सचेंज रेट, अब हम निकालना चाहते हैं रियल एक्सचेंज रेट, तो 100 into 105 डिवाइडेड बाय 120, इज दैट राइट? या जो रियल एक्सचेंज रेट है इस वक्त, उसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 120 से और डिवाइड कर दीजिए 105 से। तो इफ यू डिवाइड, see what I'm doing. So if you divide 120 by 105, तो आपके पास कितना आया? कितना आ रहा है देखो, कैन यू सी दैट? 1.14. इसका मतलब है कि आपका रियल एक्सचेंज रेट जो है वो नॉमिनल एक्सचेंज रेट वो क्या होना चाहिए? 114 होना चाहिए। क्यों 114 होना चाहिए? क्यों निकाला है हमने 114? क्योंकि वो उससे रिलेटिव प्राइस से एडजस्ट हुआ हुआ है। हमारी बढ़ गई हैं, उनकी कम हुई हैं। यस जी सर। इसलिए हम हमेशा जब ये स्टेट बैंक कैलकुलेट करता है तो हम दो चीजें कैलकुलेट करते हैं, एक हम करते हैं नॉमिनल रेट या नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट, और एक हम करते हैं REER विच इज रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट। समझ आ गई?
जी सर। अच्छा, अब वो कहता है कि आप नेक्स्ट, अब आप एक मिनट देखिएगा, वो कहता है द करंट अकाउंट रिस्पॉन्ड्स ओनली टू द चेंजेस इन रियल एक्सचेंज रेट एंड नॉट द नॉमिनल एक्सचेंज रेट। बात सही है ना? सही है या गलत है? अगर मेरी प्राइसेस 10% बढ़ गई और मेरी करेंसी भी डिवैल्यू हो गई 10%, राइट? मैं जी। अमेरिका से बात कर रहा हूँ, वन कंट्री विद अदर कंट्री लेते हैं, तो मैं कहता हूँ कि मेरी प्राइसेस बढ़ी 10%, अमेरिका की प्राइसेस बढ़ी 3%, तो मेरी करेंसी कितनी डिवैल्यू होनी चाहिए? 10%? नो, 7%. वी आर कंसिडरिंग पाकिस्तान वर्सेस यूएस। पाकिस्तान की प्राइसेस बढ़ी है, इन्फ्लेशन हुआ है 10%, अमेरिका का कितना हुआ? 3%. 3%। तो मेरी करेंसी उसूलन कितनी डेप्रिशिएट होनी चाहिए? 7%. 7%, right? So Yes. a country's products become cheaper to foreigners only when that countries depreciate in real terms. अगर मेरी करेंसी 7% डेप्रिशिएट होगी तो इसका मतलब है रिलेटिव प्राइसेस सेम है। ये यूएसबी की डिवाइस जो है, ये पहले अगर 100 रुपए की थी तो अब ये 110 रुपए की हो गई है ना? Yes, तो sir. चूंकि 3% वहां पे भी प्राइसेस बढ़ी है, तो मुझे इसको अपनी करेंसी को 7% डिवैल्यू करना चाहिए, तो इसकी प्राइस, रिलेटिव प्राइस इसकी वही रहेगी, सेम रहेगी। सही है या गलत है? सही है गलत है? सही है सर। So figure 44-3 on next slide illustrates just how important it can be to distinguish between nominal and real exchange rate. Alright, वो देखते हैं। So अब वो कहता है कि except for 94-95 का जो एक शुरू का पोर्शन था, आप देखो कि 94 से लेके 2011 तक जो इनका रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट है वो वही का वही है। Yes, sir. यानी कि पहले 3.1 था ना 1993 में, आप 2011 में भी देखो तो 3.5 पौने 4 ही होएगा। इज इट राइट और रॉन्ग? Yes, sir. लेकिन Right, नॉमिनल sir. एक्सचेंज रेट कितना बढ़ गया? बहुत ज्यादा बढ़ गया ना? Yes, sir. जी सर। नॉमिनल इंटरेस्ट रेट ज्यादा बढ़ गया बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन। गॉट दैट? यस। लाइबा पढ़ो इसका जरा फुटनोट। Real versus nominal exchange rates 1993 to 2011. Between November 1993 and December 2011, the price of a dollar in Mexican pesos increased dramatically. But because Mexico had higher inflation than the United States, the real exchange rate, which measures the relative price of Mexican goods and services, ended up roughly where it started. ठीक है, क्लियर हो गया? यस। ओके गुड, आगे बढ़ते हैं। पढ़ो, आगे पढ़ती जाओ। The line labeled nominal exchange rate shows the number of pesos it took to buy a US dollar from November 1993 to December 2011. The line labeled real exchange rate shows the real exchange rate. It was calculated using equation 44.1 with price indexes for both Mexico and the United States set so that the value in 1993 was 100. In real terms, the pesos depreciated between 1994 and 1995, but not by nearly as much as the nominal depreciation. By the end of 2011, the real peso US dollar exchange rate was just about back where it started. ठीक हो गया? Got it? यस। Alright. यस। चलो मुनीब अंसारी तुम पढ़ोगे, तुम्हारा माइक ठीक है तो जरा जोर से पढ़ना। लाइबा तुम आज आहिस्ता पढ़ रही हो, तुम्हारी रिकॉर्डिंग अच्छी नहीं आएगी। हेलो सर, आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। ठीक है। Purchasing power parity. The purchasing power parity between two countries' currencies is a normal exchange rate at which a given basket of goods and services would cost the same amount in each country. Calculations of purchasing power parities are usually made by estimating the cost of buying broad market baskets containing many goods and services. But once a year, the magazine The Economist publishes a list of purchasing power parities based on the cost of buying a market basket that contains only one item, a McDonald's Big Mac. ये मैंने आपको पढ़ाया था ना, बिग मैक इंडेक्स। Yes, ठीक है। sir. यस सर। लेकिन जनरली जब आप परचेसिंग पावर पैरिटी करते हैं तो आप मार्केट बास्केट लेते हैं। ठीक है,
जब वो मार्केट बास्केट लेते हैं तो उसमें एक अपार्टमेंट की कॉस्ट होती है, ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट होती है, गाड़ी की कॉस्ट होती है, हेल्थ की कॉस्ट होती है, ग्रॉसरी होती है, ठीक है, ये सारी चीजें, एजुकेशन होती है, आप सारी चीजें मिला के उसकी एक बास्केट निकालते हैं और उसके बाद आप कहते हैं कि मैं जो चीज मुझे $100 में अमेरिका में मिल रही है, क्योंकि पाकिस्तान का रेट 160 है, वही चीज मुझे 16,000 रुपए की पाकिस्तान में मिलनी चाहिए। गॉट इट? Yes, sir. लेकिन अगर जो चीज मुझे अमेरिका में $100 की मिल रही है और वो चीज मुझे यहाँ 16,000 की जगह से 8,000 की मिल रही है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि मुझे वो चीज $50 की मिल रही है। वो बास्केट मुझे कितने की मिल रही है? $50। तो इसका मतलब ये क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अमेरिकन डॉलर इज बाइंग twice as much goods as in Pakistan compared with the US. Yes, sir. इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं फर्ज करोगे मैं टोटल जीडीपी वो $100 गिनता, तो जो $100 मेरा अमेरिका में जीडीपी बन रहा था, वो पाकिस्तान में जीडीपी कितना बना परचेजिंग पावर पैरिटी टर्म्स में? 200। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो डिफरेंस है, दिस टेल्स मी कि जो पाकिस्तान है यहाँ पे प्राइसेस कितनी कम है। जी सर। रिलेटिव प्राइसेस कम हो गई ना? जी सर। और मैंने आपको बिग मैक निकाल के दिखाया था, इवन बिग मैक में पाकिस्तानी जो प्राइसेस जो है वो कम है। जी सर। चलो आगे बढ़ो। ओके मुनीर पढ़ो। Nominal exchange rates almost always differ from purchasing power parities. In general, aggregate price levels are lower in poor countries than in rich countries. Figure ये बात जो है याद रखो, 44. पहले मैंने तुम लोगों को भले कई दफा समझाई है कि इफ यू हैव टू गो टू एनी सिटी, पहला काम क्या करो कि वहां की नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी का डिफरेंस देखो। ये जो सेकंड बुलेट है इसमें क्या लिखा हुआ है? इन जनरल प्राइस लोअर इन पुअर कंट्रीज। तो जब आप पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका जाते हैं तो यहाँ पे जो पीपीपी लेवल है वो पीपीपी जीडीपी ज्यादा है, नॉमिनल जीडीपी कम है, क्योंकि हमारे यहाँ प्राइस लेवल कम है। मिसाल क्या है कि अगर हमारे 1 दर्जन अंडे जो हैं वो 160 रुपए का डॉलर है और मार्केट में हमको 130 रुपए का रेट चल रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 90 सेंट के या 80 सेंट के दर्जन मिल रहे हैं। राइट और रॉन्ग? अमेरिका में यही अंडे $1.25 के मिल रहे हैं, तो इसका मतलब हुआ कि पाकिस्तानी करेंसी जो है वो 50% चीपर हो गई। राइट और रॉन्ग? Right, sir. ठीक है। So figure 54-4 shows the nominal exchange rate between Canadian dollar and the US dollar measured as the number of Canadian dollars per US dollar from 1990 to 2012, together with an estimate of the purchasing power parity rate between the US and Canada over the same period. At the beginning of the period, अब यहाँ पे एक मिनट, स्लाइड किधर गई? ओके ये है कैनेडियन डॉलर का रेट। ओके आई एम कमिंग टू इट नाउ। सो पहले इसको देखते हैं कि क्या दिख रहा है आपको। पहले ये स्लाइड देख लेते हैं। सो व्हाट इज दिस स्लाइड शोइंग? परचेजिंग पावर पैरिटी रेट तो सेम है, नॉमिनल एक्सचेंज रेट जो है वो हायर है इन between 1993 and 2005. Is that right? Yes. ठीक है? जी sir. Is that right? और between after 2005, between 2005 and 2012, nominal exchange rate is below purchasing power parity. ये यहाँ तक देख लिया तुमने गौर से? Yes sir. It starts lower. अगर आप रियल एक्सचेंज रेट देखते हैं तो रियल एक्सचेंज रेट जो है वो 1990 में कितना है? से $1.23, 1.23 कैनेडियन डॉलर पर यूएस डॉलर। ओके, इज दैट राइट? और ये आउट वही है 1.2, 1.22, 1.23, यही है रियल एक्सचेंज रेट। लेकिन नॉमिनल एक्सचेंज रेट जो है कब बढ़ गया? कब बढ़ा?
between 93 and 2005, और 2005 में नॉमिनल एक्सचेंज रेट जो है रियल एक्सचेंज रेट से कम हो गया। अब इसकी इंटरप्रिटेशन भी तो देखे ना। अब पढ़ो, at the beginning of the period the nominal exchange rate was below purchasing power parity, is that right? Yes, sir. Right? जो PPP रेट था, जो फ्लैट रेट है, हॉरिजॉन्टल लाइन है, ऑलमोस्ट हॉरिजॉन्टल लाइन है, नॉमिनल एक्सचेंज रेट उसके नीचे था। So a given market basket was more expensive in Canada than in the US. क्यों? हमने क्या कहा है, हमने पहले क्या कहा था कि अगर आपके पास जब आपके पास नॉमिनल एक्सचेंज रेट जो है वो परचेजिंग पावर पैरिटी रेट से कम हो, तो इसका मतलब क्या है कि आपकी बास्केट जो है वो उस मुल्क में ज्यादा महंगी हो गई। By 2002 the nominal exchange rate was far above purchasing power parity, so a market basket was much cheaper in Canada. Is it right or wrong? Right, sir. गैप दिखाई दे रहा है ना नॉमिनल में और रियल में। अच्छा, उसके बाद by July 2005 the nominal exchange rate between the US and Canada was 1.22, just about purchasing power parity, and by 2012 the cost of living was once again higher in Canada than in the US. Do you see that? So whenever your nominal exchange rates are higher than PPP rates, is that right? It is, the basket is cheaper. When it is lower, the basket is expensive. Right, sir. Okay? Got it? Yes, sir. उसूलन रियल टर्म्स में आपको ये चीज कितने की मिलनी चाहिए थी? 1.22 की, लेकिन आपको मिल रही है ये 1 कैनेडियन डॉलर, 1 US डॉलर की। Is that right or wrong? चलो इसको अब आप लोग देख लेना, इसको किताब में मैंने आपको ऑलरेडी भेज दिया, अब आप इसको जरा गौर से पढ़ लेना। लेट मी मूव फॉरवर्ड। अब हम आ जाते हैं एक्सचेंज रेट पॉलिसी। एक्सचेंज रेट रिजीम्स दो तरह की होती हैं। कौन सी दो तरह की होती हैं? एक फ्लोटिंग होती है और एक फिक्स्ड होती है। ठीक, फ्लोटिंग में क्या होगा और फिक्स में क्या होगा? जल्दी एनीबडी। फ्लोटिंग में आपका जो करेंसी एक्सचेंज है वो चेंज हो रही होती है ऑन डेली बेसिस और वीकली बेसिस। ठीक है। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट में, या जिसको कहते हैं पेग्ड, PEGGED, पेग्ड एक्सचेंज रेट में एक्सचेंज रेट फिक्स होता है। मिसाल की बात, मैं 1998 में हज पे गया, आपको पता है वहां एक्सचेंज रेट क्या था? इट वाज 3.75 रियाल पर US डॉलर। मैं लास्ट ईयर उम्रे पे गया, आज भी एक्सचेंज रेट क्या है? 3.75 रियाल पर US डॉलर। अगर आप दुबई जाओ तो दुबई दिरहम जो है, UAE दिरहम जो है, वो उस वक्त भी 3.675 दिरहम का एक डॉलर था और आज भी 3.675 दिरहम का एक डॉलर है। तो व्हाट इज दिस एग्जांपल? दिस एग्जांपल इज ऑफ फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट क्या है? जो कि मार्केट के हिसाब से चल रहा है। जैसे मैंने आपको पैसों की एग्जांपल बताई, जैसे आप पाकिस्तान की एग्जांपल देखें, इंडिया की एग्जांपल देखें, इनका एक्सचेंज रेट जो है वो डेली बेसिस पे थोड़ा थोड़ा चेंज होता रहता है। ठीक हो गया? Yes, sir. Are you guys here? बात समझ आ रही है नहीं आ रही है? Yes, sir. Okay. So the exchange rate is the price of a country's money. अगर किसी भी चीज की सप्लाई बढ़ जाती है तो उसकी प्राइस कम होती है, बढ़ जाती है? कम हो जाती है। कम हो जाती है। तो अगर मैं मार्केट में ज्यादा रुपए डाल दूंगा तो क्या होगा? रुपए की प्राइस कम होगी, बढ़ जाएगी? कम हो जाएगी ना? Yes, sir. और रुपए की प्राइस क्या है? एक्सचेंज रेट। तो इसका मतलब है एक्सचेंज रेट कम हो जाएगा। गॉट इट? आगे बढ़ते हैं।
एक सेकेंड, ओके, गिव मी 1 सेकेंड, ऑलराइट। The nominal exchange rate is a very important price for many countries. The exchange rate determines the price of its imports and the price of exports. In economies where imports and exports are large relative to GDP, movement and exchange rate is very important because that can have major effect on aggregate output and aggregate price level. At different times and at different places, governments have adopted a variety of exchange rate regime. And exchange rate regime का मतलब क्या होता है? Is a rule. Regime का मतलब क्या होता है? It's a rule governing policy towards the anything. तो हमारी ड्रग प्राइसेस की भी एक regime होती है, हमारी exchange rate की भी regime है. Okay? A country has a fixed exchange rate when the government keeps the exchange rate against some currency constant. मैंने आपको बता दिया, फ्लोटिंग रख दिया जिसमें आप अलाउ करते हैं मार्केट को टू डिटरमिन, चेंज कर ले, बता दिया आपको. फिक्स्ड एंड फ्लोटिंग ही नहीं होते, एक और चीज भी होती है. वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि आपका एक्सचेंज रेट जो है वो फ्लोटिंग है विद इन अ टारगेट. इसकी मिसाल क्या है? जब हमने ये लेक्चर पिछली दफा स्टार्ट किया था परसों, तो हमने देखा था कि स्विस फ्रैंक में उन्होंने कहा था कि वी विल डू व्हाटएवर वी हैव टू कीप इट अराउंड 0.833. Yes, sir. Right? Yes, So sir. they said we will keep it between 0.833 and 0.9 or something like that. Right or wrong? Right, sir. Okay. So this is the example of टारगेट जोन. पाकिस्तान में हम मिसाल लेते हैं कि अगर फर्ज कीजिए कि स्टेट बैंक क्या कहता है कि जी अगर 160 है और हमारा जो पॉलिसी रेट है, हमारा जो एक्सचेंज रेट है टारगेट, वो है दैट इट शुड स्टे बिटवीन 157 एंड 163. तो अगर 158 होगा या 162 होगा तो स्टेट बैंक मार्केट में इंटरवीन नहीं करेगा. लेकिन अगर 165 हो गया तो वो हमारे टारगेट जोन से बाहर चला गया, तो स्टेट बैंक क्या करेगा? बताओ. मेरा एक्सचेंज रेट कितना है? 160. मेरा टारगेट था 157 टू 163. एक्सचेंज रेट कल सुबह जुमेरात को 165 हो गया, तो स्टेट बैंक क्या करेगा? बताओ. सप्लाई बढ़ा देगा. हाँ, जोर से बोलो. सप्लाई बढ़ा देगा. किस चीज की? पाकिस्तानी रुपीस की. अगर पाकिस्तानी रुपीस की सप्लाई बढ़ा दी तो पाकिस्तानी रुपी कमजोर होगा, स्ट्रांग होगा? कमजोर हो जाएगा सर. तो कमजोर हो जाएगा. तो अभी 165 का है, तो परसों कितना होगा? 170 हो जाएगा. यस. तो स्टेट बैंक क्या करेगा? अगर 165 हो जाएगा, स्टेट बैंक कम करेगा मार्केट में सप्लाई. डॉलर्स बेचेगा, डॉलर सप्लाई करेगा और मार्केट से रुपया उठा लेगा ताकि रुपया स्टेबलाइज हो जाए और वो उस टारगेट रेंज के अंदर आ जाए. एंड वंस इट कम्स टू दैट टारगेट रेंज, वो फिर अपना मार्केट इंटरवेंशन खत्म कर देगा. राइट और रॉन्ग? Right, sir. ठीक है. सर एक क्वेश्चन है. हाँ, पूछो. सर ये टारगेट क्यों रखते हैं? टारगेट क्यों क्या रखते फायदा होता है? हैं? कि अगर फर्ज करो आपने मार्केट बिल्कुल फ्री फ्लोट छोड़ दी और फर्ज करोगे 160 से डॉलर 180 रुपए का हो गया, तो जो लोग इंपोर्ट कर रहे हैं उनका क्या होगा? उन्होंने अपनी जब कॉस्टिंग की तो उन्होंने कॉस्टिंग करते हुए हिसाब लिखा कि जी डॉलर जो है वो 160 का है. राइट? क्या लिखा? कि डॉलर 160 का है. लेकिन डॉलर 160 की जगह 180 का हो गया. तो अब जो भी वो चीज बना रहे हैं, फर्ज करो टिश्यू पेपर बना रहे थे या ये शर्ट बना रहे थे, तो उसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी या नहीं, कम हो बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी? तो जो बिजनेसेस हैं उनके लिए सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जो है वो फ्री फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट है. उनकी जो कॉस्टिंग है वो एक टारगेट जोन पे है कि ठीक है 160 165 के बीच में मेरा डॉलर आएगा तो मेरी इंपोर्टेड रॉ मटेरियल इतनी होगी, मैं उसको प्रोसेस करूंगा और मैं शर्ट बनाऊंगा और शर्ट बना के मार्केट में बेच दूंगा. तो एज लॉन्ग एज इट इज बिटवीन 160 एंड 165 आई एम हैप्पी. लेकिन अगर वो बढ़ के 180 का हो जाएगा तो मेरी तो कॉस्टिंग आउट हो जाएगी, नहीं होगी? यस सर. समझ आ गई वजह? यस. ओके, आगे बढ़ते हैं.
To understand how it is possible for a country to fix its exchange rate, let's consider a hypothetical country, Genovia, which for some reason has decided to fix the value of its currency, the Geno, at US 1.5. ठीक, अब हम फिगर पहले 45.1 देख लेते हैं, 45-1. 45-1 के पैनल ए में क्या हो रहा है, 45-1 के पैनल बी में क्या हो रहा है, बताओ. बताओ, पैनल ए देखो पहले क्या हुआ. एक्सचेंज रेट क्या लिखा हुआ है, पहले सबसे पहले देखो वाई एक्सिस पे क्या है, एक्सचेंज रेट यूएस डॉलर्स पर जीनो. तो इन्होंने बैंक में क्या रखा था कि 1.5 डॉलर का 1.5 डॉलर का एक जीनो रखा था, यानी 1 जीनो इज इक्वल टू 1.5 डॉलर्स. लेकिन पैनल ए में क्या हो रहा है, इस रेट पे जीनो की डिमांड कम है और जीनो की सप्लाई ज्यादा है. इज दैट राइट और रॉन्ग? राइट सर. इसका मतलब क्या हुआ कि लोग ज्यादा मार्केट में जीनो लाके डॉलर खरीदना चाह रहे हैं. राइट और रॉन्ग? इज इट राइट? यस सर. सिमिलरली अगर हम पैनल बी में आ जाएं तो यहां पे क्या हो रहा है, यहाँ डिमांड ज्यादा है. यहां पे डिमांड ज्यादा है. राइट? तो यहां पे लोग क्या कर रहे हैं, यहां पे 1.5 पे लोगों की डिमांड ज्यादा है, बिकॉज लोग समझ रहे हैं कि ये डॉलर जो है ये सस्ता है. राइट सर. उनके ख्याल में इक्विलिब्रियम रेट पे हमें ज्यादा डॉलर मिलने चाहिए थे. इज इट राइट और रॉन्ग? सही है गलत है? अब आप इसको पढ़िए क्या है. वो कहता है फिगर 45-1 shows the foreign exchange market for Genos. Panel A shows the case in which equilibrium of Geno is below the target exchange rate. All right? Panel B shows the case in which equilibrium value of Geno is above the target range. As panel A shows, at the target exchange rate, there is a surplus of Genos in the foreign market. Is that right? Yes, sir. मैंने क्या कहा था कि आपके पास यहाँ पे जीनोस की सरप्लस हो गई. जीनोस की सरप्लस का मतलब क्या है कि लोग बहुत ज्यादा डॉलर खरीदना चाहते हैं. राइट और रॉन्ग? राइट सर. तो अगर आप मार्केट को फ्री फ्लोट छोड़ देंगे तो क्या होगा, एक्सचेंज रेट कम होना शुरू होगा और 1.5 की जगह 1.2, 1.1, 1.3 पे कहीं आगे इक्विलिब्रेट कर जाएगा. राइट? उस पॉइंट पे जीनोस की सप्लाई और जीनोस की डिमांड जो है वो इक्वल हो जाएगी. राइट और रॉन्ग? राइट सर. ओके. पैनल बी shows the case in which the equilibrium value of Geno is above the target exchange rate. ठीक है? So as panel A shows, at the target exchange rate there is surplus of Genos. How can the Genovian government support the value of the Geno to keep the rate where it wants? There are three possible reasons, three possible ways, instruments. Number one क्या है, it can soak up or buy the surplus of its own currency by selling dollars. तो अगर मुझे इसको, अगर मैं इस स्लाइड पे एक मिनट आपको वापस लेके आऊं तो हमने यहाँ पे, आप रुपीस की टर्म में देखो. राइट? रुपीस की टर्म में देखो, आपको मिल रहा है 1 रुपए का समझो $0.1, और 1 रुपए का $0.1 खरीदने के लिए लोग बहुत तैयार हैं. तो आप क्या करोगे, अगर आप मार्केट खुली छोड़ दोगे तो ये 0.1 से कम होके से 0.5 आ जाएगा, 0.05 आ जाएगा. ठीक है ना, यही होगा ना? यस सर. तो जब 0.05 आएगा तो इक्विलिब्रियम हो जाएगा. लेकिन 0.05 आने का मतलब क्या हुआ कि आपकी करेंसी एप्रिशिएट हुई या डेप्रिशिएट हो गई? डेप्रिशिएट हो गई ना. अब आपको डॉलर कम मिल रहा है, पहले आपको 10 सेंट मिल रहे थे, अब आपको 5 सेंट मिल रहा है. राइट? राइट और रॉन्ग?
सो वो क्या कह रहा है कि इट कैन सोक अप और बाय द सप्लाई ऑफ इट्स करेंसी बाय सेलिंग डॉलर्स. तो दिस इज व्हाट स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान डज टू कीप एक्सचेंज रेट फिक्स्ड. बट दिस रिजल्ट्स इन डिप्लीशन ऑफ फॉरेन रिजर्व. इसके लिए आपकी जेब में बहुत सारे डॉलर चाहिए मार्केट में बेचने के लिए टू स्टेबलाइज योर रूपी. दूसरा तरीका क्या है? Genovian government can try to shift the supply and demand curves of the Geno in the foreign exchange market. वो कैसे हो सकता है बताओ? आप डिस्काउंट रेट बढ़ा दो. जब आपका डिस्काउंट रेट बढ़ जाएगा तो लोग डॉलर खरीदने की कोशिश कम करेंगे. बिटवीन 2015 एंड 2017 मुझसे कोई भी आदमी पूछता था कि हमको क्या करना चाहिए, मैं उनसे एक ही बात कहता था, जितने पैसे है सबके डॉलर खरीद लो. वजह? क्योंकि हमने अपनी करेंसी आर्टिफिशियली स्ट्रांग रखी हुई थी और मार्केट में इंटरेस्ट रेट था 6%. राइट? Yes, sir. सो इट डिडंट मेक सेंस. अब मुझसे कोई आदमी पूछता है, मैं उससे कहता हूँ जितने डॉलर हैं सब बेच दो. क्यों? पहले आपको मिल रहा था 110 रुपए, अब आपको 105 रुपए, अब आपको कितने मिल रहे हैं? 160 रुपए. पहले आपका इंटरेस्ट रेट था 6%, अब आपका इंटरेस्ट रेट हो गया था 13%. तो आपको किस में ज्यादा रिटर्न मिला, रुपए रखने में या डॉलर रखने में? सोचो, रुपए में मिला ना भाई. $100 के पहले आपको मिलते थे 11,000 रुपए अगर 110 का था. अब आपको मिल रहा है 16,000 रुपए. एक तो आपको रुपए ज्यादा मिले, उसके बाद पहले आपको मिलता था 6% इंटरेस्ट, अब आपको कितना मिल रहा है? 12%. सो अनलेस आपकी करेंसी जो है वो 6% डिवैल्यू होने जा रही है एक साल में, इसका मतलब है रुपए में रखना फायदा है. ठीक हो गया? तो अगर मैं डिस्काउंट रेट बढ़ा दूंगा तो मेरी डिमांड फॉर डॉलर्स जो है वो कम हो जाएगी. तो अब आप बुलेट 2 देखो. द Genovian government can try to shift the supply and demand curve for the Geno in the foreign exchange market. An increase in interest rate will increase capital inflow and decrease capital outflow. Decrease capital outflow का मतलब क्या हुआ? डिमांड फॉर डॉलर्स क्या होगी? कम हो जाएगी. Is that right or wrong? बताओ भाई, समझ आ रही नहीं बात? ये Am I here? लाइबा, मनाहिल, अरीबा, Yes, yes, sir. समझ आ रही है? जी कुछ sir. कुछ भी समझ आ रही लास्ट है? वाली लाइन हाँ, लास्ट वाली लाइन की एन इंक्रीज इन द इंटरेस्ट रेट्स वाली समझाते हैं. मैंने अभी समझाया तुम्हें. देखो, मैंने तुम्हें पाकिस्तान की मिसाल बताई जी कि सर. लोग जो है वो डॉलर खरीदना चाह रहे हैं. आप चाहते हैं कि लोग डॉलर नहीं खरीदे, यस सर. तो आप उसको इंटरेस्ट रेट बढ़ा के अपनी करेंसी को ज्यादा अट्रैक्टिव कर सकते हो. सही. सही है या गलत है? सही है सर. तो अगर आप, मेरा इंटरेस्ट रेट फर्ज करो 110 था 2017 में, हमारा एक्सचेंज रेट था 110 और इंटरेस्ट रेट था 6%. यस. ठीक है? जी. अब इंटरेस्ट रेट है 13% और डॉलर है 150 रुपए का या 160 रुपए का. तो एक तो करेंसी डेप्रिशिएट हो चुकी है, ऊपर से इंटरेस्ट रेट भी बढ़ गया. इसका मतलब ये है कि अब मेरे लिए डॉलर रखना अट्रैक्टिव नहीं है. गॉट इट? सही. तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मेरे लिए डॉलर Yes. नहीं है तो क्या चीज ज्यादा अट्रैक्टिव हुई? रूपी. सही है या नहीं भाई? टू सही है सर. गेम है ना, रूपी और डॉलर. तो क्या चीज अट्रैक्टिव है? अब अपना रुपी अट्रैक्टिव है. अपना रूपी. अगर अपना रूपी अट्रैक्टिव है तो इसका मतलब ये है कि मेरे पास कैपिटल इनफ्लो आएगा, जो अभी आया हॉट मनी जिसका इश्यू चल रहा था, और आउटफ्लो रुक जाएगा. सही. Right or wrong? तीसरी बात, अभी मैं इसको, इस चीज को तुम्हें आगे फिर एक चीज समझाऊंगा. ये इन्होंने ना बड़े तरीके से इसको बिल्ड किया है. तीसरी देखो क्या लिखा हुआ है कि इट कैन रिड्यूस द सप्लाई ऑफ जीनोस टू द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट by requiring domestic residents who want to buy foreign currency to get a license and giving those license only to people engaged in approved transaction. यानी कि आप
कैपिटल कंट्रोल लगा दो, लोगों के लिए डॉलर खरीदना मुश्किल कर दो, जो कि हमने अभी पाकिस्तान में किया हुआ है। आज नहीं, जब मैं अपने बच्चे की फीस जमा कराने जाता हूं तो मुझे पता लगता है वो मुझसे कितने सवाल पूछता है। गॉट इट? Licensing system that limit the right of individual to buy foreign currency are called foreign exchange control. अब आप आगे बढ़ोगे, सपोज अब पैनल ए खत्म हो चुका, अब हम बात कर रहे हैं पैनल बी की। पैनल बी में क्या हुआ था कि आपका एक्सचेंज रेट जो है वो, जो आपका एक्सचेंज रेट है वो इक्विलिब्रियम से नीचे है, राइट? Yes. अब इसको देखते हैं इसमें क्या हो रहा है। So suppose instead that the situation is as shown in panel B where the equilibrium value of Gino is above the target rate, यानी आपका जो target rate है वो नीचे है और equilibrium उसके ऊपर है, right? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह है कि $1.5 का जीनो, यानी अगर इसको आप $1.5 की जगह 10 सेंट्स लिख लें पाकिस्तानी, तो 10 सेंट्स पाकिस्तानी के ऊपर पाकिस्तानी जो है वो रुपए लेके डॉलर खरीदने को तैयार नहीं है। बात समझ आ रही है? तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह है कि लोग कब खरीदने को तैयार होंगे? जब उनको 10 सेंट की जगह 11 सेंट या 12 सेंट मिल रहे होंगे तो वो खरीदेंगे। इसका मतलब यह है कि जब भी कोई चीज बिलो इक्विलिब्रियम जो है वो, ये जो आप प्राइस सेट कर रहे हैं वो बिलो इक्विलिब्रियम है, तो आप क्या करते हैं? आप प्राइस बढ़ाते हैं until you reach equilibrium। जब आप एक्सेस में होते हैं तो आप क्या करते हैं? आप प्राइस घटाते हैं। इज इट राइट? हमने मिनिमम वेज देखा था ना? राइट सर। तो मिनिमम वेज जब बढ़ जाता है, इक्विलिब्रियम से बढ़ जाती है मिनिमम वेज, तो क्या होता है? डिमांड कम हो जाती है, एम्प्लॉयर्स कम मांग रहे होते हैं। तो अब उसका हल क्या है कि अगर या तो आप मिनिमम वेज कम कर दो या देयर विल बी अ सरप्लस, यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट होगा। राइट और रॉन्ग? राइट सर। Okay, so we go back. So suppose instead that a situation is as shown in panel B of figure 45-1 where the equilibrium value of the Gino is above the target exchange rate and there is a shortage of Ginos at that target exchange rate. To maintain the exchange rate, Genovian government क्या करेगी? यही तीनों पॉलिसी ऑप्शन जो है वो रिवर्स डायरेक्शन में करेगी। पहले वो क्या कर रहा था? नंबर 1 क्या कर रहा था? सोकअप कर रहा था। अब क्या करेगा वो? अब वो मार्केट में बेचेगा जिनोवियन करेंसी और डॉलर उठा लेगा, ताकि जिनोवियन करेंसी की प्राइस जो है वो सप्लाई बढ़ जाए और उसकी प्राइस कम हो जाए। और प्राइस क्या है? एक्सचेंज रेट। गॉट इट? दूसरा ऑप्शन वो क्या कर सकता है? दूसरा ऑप्शन वो ये कर सकता है कि वो डिस्काउंट रेट कम कर दे। और तीसरा ऑप्शन क्या हो सकता है? तीसरा ऑप्शन ये हो सकता है कि वो फॉरेन एक्सचेंज कंट्रोल हटा दे, जिसकी दिल चाहे ले जाओ, क्योंकि मेरी करेंसी तो ऑलरेडी स्ट्रांग है। Got it? Sir. All right. So let us move forward. अब उसने बताया कि एक्सचेंज रेट और फिक्स रेट के फायदे और नुकसान क्या है। तो वन बेनिफिट ऑफ फिक्स एक्सचेंज रेट इज सर्टेनिटी अबाउट द फ्यूचर वैल्यू ऑफ अ करेंसी। जैसे मैंने आपको बताया कि मुझे पता है कि अगर मुझे 6 हफ्ते में मेरी इंपोर्ट मशीनरी आनी है और 6 हफ्ते बाद मेरी करेंसी जो है 6% डिवैल्यू हो जाएगी, तो मैं तो फारिग हो गया, मेरा तो काम ही नहीं हो सकता। आई कांट डू इट, राइट? So I want stability, predictability, right? An additional benefit to adopting a fixed exchange rate is by committing itself to a fixed exchange rate, a country is also committing not to engage in inflationary policies. क्यों? फर्ज करो 1 मिनट के लिए कि मैं और अमेरिका अपनी करेंसी फिक्स कर लेते हैं $160 के ऊपर टुडे। तो जो मैंने अभी तुमको एग्जांपल बताई थी, आई विल हैव टू मेक श्योर कि मेरा इन्फ्लेशन रेट जो है वो अमेरिका के इन्फ्लेशन रेट से ज्यादा ना हो। अगर मेरा इन्फ्लेशन रेट ज्यादा होगा तो लामहला मुझे अपनी करेंसी को दोबारा रीएडजस्ट करना पड़ेगा। सही है या नहीं? बोलो भाई। सही है सर। समझ आई?
Yes, sir. सही है. However, there are also costs to fixing the exchange rate. To stabilize an exchange rate through intervention, a country must keep large quantities of foreign exchange on hand. तो मुझे वो जो मेरा दोस्त था माइकल कैपलन, डेप्टी असिस्टेंट सेक्रेटरी ट्रेजरी, वो मुझे कहता था तुम लोग कितने बेवकूफ हो कि तुम लोग 7% और 8% पे यूरो बॉन्ड इशू करके डॉलर लेते हो और उसको जाके मार्केट में बेच देते हो. किस लिए? टू स्टेबलाइज योर रूपी. You are paying a price. This is not free lunch. Do you see what I'm saying? Got it? Right, sir. Okay, आगे बढ़ते हैं. Yes, sir. If a country chooses to stabilize an exchange rate by adjusting monetary policy, rather than through intervention, यानी कि rather than through selling or buying dollars in the market, it must divert monetary policy from other goals, like stabilizing the economy. तो अब अगर आप फर्ज करोगे स्टेट बैंक का ऑब्जेक्टिव है कि मुझे अपनी इकोनॉमी को स्टेबलाइज करना है और मुझे इन्फ्लेशन रेट भी कंट्रोल करना है और मुझे अनएम्प्लॉयमेंट भी कंट्रोल करनी है, तो वो मॉनेटरी पॉलिसी को एज अ लीवर यूज करता है. राइट? तो लीवर कैसे यूज करता है कि अगर फर्ज करो इस वक्त स्टेट बैंक को एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज करनी है और अनएम्प्लॉयमेंट कम करनी है, तो वो क्या करेगा? पॉलिसी रेट कम कर देगा. राइट और रॉन्ग? राइट और रॉन्ग? अगर स्टेट बैंक डिस्काउंट रेट कम कर देगा तो उसका इंपैक्ट इन्वेस्टमेंट पे क्या होगा? इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है? यू वांट टू बाय कैपिटल, बोरो कैपिटल. When you want to buy or borrow capital from the market, आप कब ज्यादा करते हो? जब उसकी कीमत कम होती है कैपिटल की, जब कीमत ज्यादा होती है? जब कम होती है. जब कम होती है. तो कम होने का मतलब क्या हुआ कि जब इंटरेस्ट रेट कम होगा तो आप इन्वेस्टमेंट कम करोगे या ज्यादा करोगे? रिमेंबर डाउनवर्ड स्लोपिंग इन्वेस्टमेंट डिमांड कर्व. Yes, sir. वाई एक्सिस Yes, पे sir. क्या है? वाई एक्सिस पे क्या है? वाई एक्सिस पे इंटरेस्ट रेट. एक्स एक्सिस पे क्या है? क्वांटिटी ऑफ डॉलर्स डिमांडेड या क्वांटिटी ऑफ रूपी डिमांडेड. तो जितना ज्यादा आप इंटरेस्ट रेट गिराते जाएंगे उतनी इन्वेस्टमेंट डिमांड जो है वो बढ़ती जाएगी. राइट और रॉन्ग? Right, sir. Right, sir. लेकिन अब एक प्रॉब्लम क्या हो गया इसमें कि वो कह रहा है कि आप अगर आपको एक्सचेंज रेट कंट्रोल करना है तो आप क्या कर सकते हो? आप मॉनेटरी पॉलिसी से टिकल कर सकते हो, प्ले विद कर सकते हो. जैसे मैंने आपको बताया कि आप डिस्काउंट रेट बढ़ा दीजिए तो लोग डॉलर नहीं खरीदेंगे. ये दूसरा तरीका है ना? Yes, राइट sir. और रॉन्ग? तो अब ये देखो सेकंड बुलेट में मैंने क्या लिखा हुआ है. दिस इज व्हाट पाकिस्तान ऑब्जर्व बिटवीन जुलाई 2018 एंड जनवरी 2020 के आपने इंटरेस्ट रेट बहुत बढ़ा दिए तो लोगों ने डॉलर खरीदने खत्म कर दिए, इंपोर्ट कम कर दी, इंपोर्ट महंगी हो गई. राइट और रॉन्ग? तो आपका करंट अकाउंट डेफिसिट कम हो गया. फाइनली वो कहता है कि फॉरेन एक्सचेंज कंट्रोल जो है वो इंपोर्ट कोटा और टैरिफ वगैरह जो है ये आपके इंसेंटिव्स को डिस्टॉर्ट कर देते हैं फॉर इंपोर्टिंग एंड एक्सपोर्टिंग गुड्स एंड सर्विसेज. दिस कैन लीड टू करप्शन, रेड टेपिज्म. ठीक है? अब आप देखो इसने यहां तीन चीजें आपके साथ डिस्कस की हैं. क्या तीन चीजें डिस्कस की हैं? एबीसी देखो, वापस चलते हैं. ए क्या था? सोकिंग अप ऑफ डॉलर्स या सोकिंग अप ऑफ करेंसीज या सेलिंग ऑफ डॉलर्स. अगर आपको करेंसी को स्टेबलाइज करना था और अगर आपको करेंसी को वीक करना था तो यू वुड सेल द योर रूपी इन द मार्केट. राइट हो गया? ये क्या हो गया? दिस इज इंटरवेंशन इन द मार्केट, बाइंग और सेलिंग ऑफ डॉलर्स. इज दैट राइट? Right, sir. ये आप कब करते हो? जब आप फिक्स एक्सचेंज रेट रखना चाहते हो या एक्सचेंज रेट को उस टारगेट के अंदर रखना चाहते हो. ठीक हो गया? दूसरा ऑप्शन क्या था? डिस्काउंट रेट बढ़ाने का या कम करने का. राइट? Yes, sir. और तीसरा ऑप्शन क्या था? कंट्रोल लगाने का. ऑलराइट? Yes, sir. अच्छा, अब ये जो तीनों चीजें मैंने आपको बताई हैं, ठीक है, दिस दे लीड टू अनहोली ट्रिनिटी. अब ये याद रखना, मैं भी आई विल गेट बैक टू दिस.
ठीक है, थोड़ी सी स्लाइड के बाद मैं आपको इस कॉन्सेप्ट पे लेके आऊंगा। अभी आप इस स्लाइड पे आ जाओ, मैक्रो एक्सचेंज रेट्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज। ठीक है, अब आप पढ़ो ये। चलो लाइबा तुम पढ़ो यार यहाँ से, लेकिन जोर से पढ़ना, दम लगा के। Monetary policy under a floating exchange rate regime. Under a floating exchange rate regime, a country's central bank retains its ability to pursue independent monetary policy. It can increase aggregate demand by cutting the interest rate or decrease aggregate demand by raising the interest rate. सही हो गया? A lower interest rate leads to higher investment spending and higher consumer spending, but the decline in the interest. एक मिनट। Under a floating exchange rate regime, a country's central bank retains its ability to pursue monetary policy. क्योंकि मार्केट खुद डिटरमिन कर रही है, तो आपको इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की या कम करने की जरूरत नहीं है। गॉट इट? स्टेट बैंक समझ रहा है कि इस वक्त हम 160 रुपए के डॉलर पे स्टेबल हैं, तो हमें मॉनेटरी पॉलिसी से खेलने की जरूरत नहीं है। वी कैन adopt an independent monetary policy. ठीक हो गया? अब बुलेट नंबर 2 पढ़ो। A lower interest rate leads to higher investment spending and higher consumer spending, but the decline in the interest rate also affects the foreign exchange market as foreigners have less incentive to move funds into Genovia. सही है? अभी मैंने बताया था ना कि आपका डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व होता है। So lower interest rate will lead to higher investment, and at the same time lower interest rate means consumer spending बढ़ जाएगी। आप गाड़ी खरीदते थे, आपकी गाड़ी के जो सूद मिला के किस्त बनता था, पहले बनती थी 40,000 रुपए महीना, अब बन रही है 30,000 रुपए महीना, तो आप ज्यादा लोगे ना गाड़ियां। ऑलराइट, ओके, पढ़ो आगे। At the same time, Genovians have more incentive to move funds abroad because the rate of return on loans at home has fallen, making investments outside the country more attractive. अब यहाँ रुक जाओ। अब तीसरी चीज क्या लाई? पहली देखो यहाँ पे इसने पहला पॉइंट क्या डिस्कस किया था? एक्सचेंज रेट रिजीम, राइट? बाइंग एंड सेलिंग ऑफ करेंसी। दूसरा उसने क्या किया था? डिस्काउंट रेट, राइट? और तीसरा उसने क्या किया? कंट्रोल्स, राइट? अब यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं कि अगर इसका मतलब क्या हुआ? अगर ये जो पहली बुलेट है कि जिनोवियंस हैव मोर इंसेंटिव टू मूव फंड अब्रॉड बिकॉज आपका लोकल इंटरेस्ट रेट कम है, ठीक है, तो बाहर की करेंसी ज्यादा अट्रैक्टिव हो जाएगी, लोग बाहर ले जाएंगे। तो ये क्या होगा? अयान अली फिनोमेना, कि वो दुबई गई, उसके पास $1,00,000 थे, राइट? राइट सर, बिकॉज डॉलर पाकिस्तान में सस्ता था, 105 रुपए का डॉलर था। सही। तो उसने 105 रुपए के डॉलर खरीदे, $1,00,000 उसने खरीदे, वो चली गई, राइट? आने जाने का खर्चा सारा, रहने का सब कुछ, वो मिला के हुआ 2 लाख रुपए। तो $1,00,000 लेके गई थी, तो डॉलर कितने का पड़ा? 105 की जगह 107 का पड़ गया। मार्केट थी डॉलर की 120 रुपए, तो फिर भी बहुत फायदे में है, राइट और रॉन्ग? So figure 46-2 shows the effect of an interest rate reduction on foreign exchange market. देखो क्या हुआ यहाँ पे 46-2 में। 46-2 में क्या हुआ कि आपने जब आपके इंटरेस्ट रेट कम हो गए तो डिमांड फॉर जीनो जो है वो कम हो गई, बढ़ेगी? कम हो गई ना? इज दैट राइट और रॉन्ग? भाई किसी भी चीज की अगर डिमांड किसी चीज की अगर डिमांड कम होगी तो उसकी प्राइस कम हो जाएगी। इज इट राइट और रॉन्ग? एट द सेम टाइम देखो इसमें 1 2 3 पढ़ो क्या लिखा हुआ है। पहले 1 पढ़ो, लाइबा पढ़ो 1। After the Genovian interest rate falls, Genovians invest more abroad, buying more US dollars and selling more Genos. राइट, तो सप्लाई ऑफ जीनो जो है वो राइट पे हो गया। Yes sir. और डिमांड फॉर जीनो जो है वो कम हो गई, राइट? Yes sir. तो 1 के बाद 2 पढ़ो, एंड फॉरेनर्स इन्वेस्ट लेस इन जिनोविया। तो इसका मतलब है फॉरेनर्स की तरफ से डिमांड कम हो गई, राइट और रॉन्ग? राइट सर। Which means leading to a depreciation of Gino from E1 to E2, which means US डॉलर्स पर जीनो आपको कम मिल रहा है। यानी कि अगर आप पहले आपको $1 का
1 सेंट मिल रहा था, तो अब आपको 1 रुपए का आधा सेंट मिलेगा। राइट और रॉन्ग? Right, sir. वापस चलते। ओके, पढ़ो, अब इसको पढ़ो। फिगर 46-2 shows the effect of interest rate reduction on the foreign exchange market. The demand curve for Genos shift leftward because बाहर वाला आपके पैसे को खरीदना नहीं चाह रहा। आपका अपना जो है जीनो की सप्लाई वो बढ़ गई है, तो सप्लाई शिफ्ट राइटवर्ड। जब किसी चीज की सप्लाई बढ़ जाती है तो उसकी प्राइस कम होती है, बढ़ती है? कम हो जाती है। हाँ होती है। तो जीनो की सप्लाई बढ़ गई तो जीनो की प्राइस कम हो जाएगी। तो जीनो की प्राइस क्या है? एक्सचेंज रेट। एक्सचेंज इसका रेट। मतलब है कि एक्सचेंज रेट कम हो जाएगा, आपको अब कम डॉलर मिलेंगे एक जीनो के। गॉट इट? जी सर। Good. The depreciation of the Gino in turn affects aggregate demand. A depreciation increases exports and reduces imports, thereby increasing aggregate demand. In other words, monetary policy under floating rates has effects beyond those what we have described in looking at closed economies. क्लोज इकोनॉमी में फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि क्लोज इकोनॉमी में वी आर नॉट एक्सपेक्टिंग हमारे इंटरेस्ट रेट बढ़ने से, इंटरेस्ट रेट कम होने से हमारी एक्सचेंज रेट पे कोई इफेक्ट पड़ रहा था। जब ओपन इकोनॉमी है तो एक्सचेंज रेट आ गया, एक्सचेंज रेट आ गया तो अब आपका इंटरेस्ट रेट अगर कम कर दोगे तो आपके पास पैसा कम आएगा और आपका पैसा ज्यादा बाहर चला जाएगा। राइट और रॉन्ग? सही। गुड। राइट सर। अब इसका फुटनोट पढ़ लो सिर्फ। चलो ऐसा करो, मनाहिल तुम पढ़ो लेकिन जोर से पढ़ना। Here we show what happens in the foreign exchange market if Genovia cuts its interest rate. Residents of Genovia have a reduced incentive to keep their funds at home, so they invest more abroad. As a result, the supply of Genos shifts rightward from S1 to S2. Meanwhile, foreigners have less incentive to put funds into Genovia, so the demand for Genos shifts leftward from D1 to D2. The Geno depreciates, that is, the equilibrium exchange rate falls from XR1 to XR2. इसका मतलब क्या हुआ? देखो वाई एक्सिस पे क्या था? यूएस डॉलर्स पर जीनो। तो XR1 पे फर्ज करो अगर 1.5 मिल रहा था, तो अब आपको XR2 पे क्या मिल रहा है? प्रोबेबली 1 मिल रहा है। सही है, गलत है? ओके, सही है सर। अब हम आ गए अनहोली ट्रिनिटी पे। वी आर हमारा ये आज का सेशन 15 मिनट ज्यादा होगा, बट वी विल फिनिश इट। अब हम आ गए अनहोली ट्रिनिटी पे। ओके, नाउ अनहोली ट्रिनिटी में हम देखेंगे ये जो हमने पूरा बिल्ड किया है ना, कॉन्सेप्ट डिस्कशन जो हमने बिल्ड किया है, आर्ग्यूमेंट हम बिल्ड कर रहे थे कि 3 तरीके हैं रुपए को अपने एक्सचेंज रेट को मैनेज करने के। क्या है? जी सर। नंबर 1, अगर आपकी करेंसी वीक हो रही है तो आप डॉलर बेच दो मार्केट में। जी सर। तो आपकी करेंसी राइट। आर्टिफिशियली स्टेबल हो जाएगी। सही है, गलत है? सही है सर। नंबर 2, सही है। आपकी करेंसी वीक हो रही है तो आप डिस्काउंट रेट बढ़ा दो, यानी कि यूज मॉनेटरी पॉलिसी। राइट और रॉन्ग? राइट। 2 चीजें हो गई। नंबर 3, अगर आप ये 2 काम नहीं कर सकते और आर्टिफिशियल रखते हो तो आप क्या करो? लोग तो पैसे कन्वर्ट करने वाले हैं, है ना? अगर मुझे पता हो कि फर्ज करो आज मुझे पता हो कि डॉलर 160 रुपए का है, और मुझे ये पता हो कि कल ये, सपोज मेरी अपनी असेसमेंट है कि कल डॉलर जो है वो 180 रुपए का हो जाएगा, तो मुझे क्या करना चाहिए? लेट अस अज्यूम, लेट अस बी स्पेसिफिक, बड़ी अच्छी एग्जांपल बनाते हैं। डॉलर है आज 160 रुपए का। ओके, मुझे पता है कि डॉलर जो है वो 10% आर्टिफिशियली वीक हुआ है, रुपया 10% स्ट्रांग है, और अगर मैं रियल टाइम देखूंगा तो ये 176 रुपए का डॉलर होगा। तो मुझे 10% का फायदा हो रहा है अगर मैं आज डॉलर खरीद लूं। राइट? यस सर। तुम मेरे इस फायदे को कैसे खत्म कर सकती हो? How can you take this incentive of buying dollar from me?
सर डिस्काउंट रेट्स बढ़ा के, डिस्काउंट रेट बढ़ा के, वेरी गुड। ये किसने, अरीबा ने बोला? लाइबा ने। किसने बोला? लाइबा ने। लाइबा ने बहुत अच्छा बोला। तो इसने क्या किया कि डिस्काउंट रेट बढ़ा दो, तो फिर मेरे पास से ये इंसेंटिव खत्म हो जाएगा। तो ये तो हो गई दो तरकीबें, एक था डॉलर बेचने का, दूसरा क्या था? डिस्काउंट रेट बढ़ाने का। अगर फर्ज करो कि मैं Yes. दोनों काम नहीं कर सकता, फर्ज करो कि मैं मार्केट में मेरे पास डॉलर नहीं है कि मैं डॉलर बेचूं, राइट? और मैं Yes, ये sir. भी नहीं चाहता कि डिस्काउंट रेट बढ़ाऊं, क्योंकि अगर मैं डिस्काउंट रेट बढ़ाऊंगा तो इन्वेस्टमेंट कम होगा, इन्वेस्टमेंट कम होगा तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगा। तो लोगों के पास Right. इंसेंटिव है कि वो डॉलर खरीद लें और बाहर ले जाएं, राइट? है जी कि सर। नहीं? Right. तो फिर मुझे तीसरी चीज क्या करनी चाहिए? मुझे कैपिटल कंट्रोल लगा देने चाहिए, छापे मारने चाहिए, मुझे लोगों के वो देखने चाहिए अकाउंट कि ये कितने डॉलर खरीद रहे हैं, कहाँ रख रहे हैं। इज दैट राइट और रॉन्ग? राइट सर। Right. अयान अली फिनोमेना। गॉट इट? Yes, sir. अनहोली ट्रिनिटी सेज कि दुनिया का कोई सेंट्रल बैंक ये तीन काम इकट्ठे नहीं कर सकता। क्या तीन काम नहीं कर सकता? फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। अगर फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट हो तो मेरा डॉलर जो है वो 160 से बढ़ के कितना हो जाएगा? 176 सही। जाएगा ना, जो मैंने आपको कहा। तो अगर 176 हो जाएगा तो फिर मुझे मॉनेटरी पॉलिसी बढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डिस्काउंट रेट बढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, राइट? जी सर। और फिर मुझे कैपिटल कंट्रोल भी नहीं लगानी पड़ेंगे। Right. मैंने एक चीज सेक्रीफाइस की। अच्छा, दूसरी चीज देखते हैं। फर्ज करो मैंने फिक्स एक्सचेंज रेट रखा, मैं जिद्दी हूं, मैंने कहा नहीं यार मैं डॉलर तो 160 का ही रखूंगा। जैसे पिछली गवर्नमेंट में उन्होंने 105 का डॉलर रखा हुआ था, तो उन्होंने जिद की कि नहीं मैंने तो डॉलर 105 का रखना है। तो फिर आप क्या करोगे? आप डिस्काउंट रेट बढ़ा दोगे ताकि मोहसिन साहब के पास इंसेंटिव नहीं हो कि वो रुपए से डॉलर खरीद ले। सही है या गलत है? सही। राइट? Right. अगर मैंने एक्सचेंज रेट नहीं बढ़ाया, फिक्स रखा, आर्टिफिशियली स्ट्रांग रखा रुपए को, लेकिन मैंने डिस्काउंट रेट बढ़ा दिया, तो मुझे फिर फॉरेन कंट्रोल की जरूरत कोई नहीं है, क्योंकि कोई बेवकूफ आदमी होगा ना कि यहां उसको अच्छा रिटर्न मिल रहा हो तो बाहर ले जाए पैसे। तो यहां मैंने क्या चीज सेक्रीफाइस की? यहां पे मैंने इंडिपेंडेंट मॉनेटरी पॉलिसी को सेक्रीफाइस कर दिया। मैंने 10%, मैंने 6% की जगह इंटरेस्ट रेट 10% कर दिए। राइट और रॉन्ग? अरे बच्चों, राइट और रॉन्ग? जी पहले केस सर। में मैंने क्या किया था? पहले केस में मैंने फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट कर दिया था। तो चूंकि मैंने फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट कर दिया था तो मुझे मॉनेटरी पॉलिसी को यूज करने की, बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं थी करेंसी को स्टेबल करने के लिए, और मुझे कैपिटल कंट्रोल की भी कोई जरूरत नहीं थी। सेकंड केस में क्या हुआ कि मैंने स्टेबल फिक्स एक्सचेंज रेट रखा, या स्टेबल एक्सचेंज रेट रखा 105 पे, सही। लेकिन मैंने मॉनेटरी पॉलिसी को सेक्रीफाइस कर दिया। मैंने बोला मॉनेटरी पॉलिसी कहती है कि जी इंटरेस्ट रेट बढ़ा दो, तो मैं इंटरेस्ट रेट बढ़ा देता हूँ। जी। तो फिर मुझे ओपन कैपिटल अकाउंट की जरूरत नहीं है, मतलब क्लोज कैपिटल अकाउंट की जरूरत नहीं है, मुझे कैपिटल कंट्रोल्स की जरूरत नहीं है। सही हो गई? गलत? Say. अब आ जाते हैं आखिरी सिनेरियो पे कि मैंने डॉलर रखा 105 का या 160 का, और होना चाहिए था 176 का, तो मैंने उसको फिक्स्ड रखा, स्टेबल रखा, आर्टिफिशियली स्ट्रांग रखा। सही हो गया रुपए को? डिस्काउंट रेट होना चाहिए था 10%, मैंने डिस्काउंट रेट रख दिया 6%, जैसे हमने किया था, एक्चुअली हमने किया था। तो फिर वो कहता है कि अगर ये हालात होंगे तो एक मोहसिन साहब के पास इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है कि वो रुपए से डॉलर खरीद ले और डॉलर बाहर ले जाए, क्योंकि डॉलर पे ज्यादा अच्छा रिटर्न मिल रहा है। सही है या गलत है? सही है तो सर। अगर गवर्नमेंट ने इस केस में स्टेबल एक्सचेंज रेट या फिक्स्ड एक्सचेंज रेट रखा और मॉनेटरी पॉलिसी भी इंडिपेंडेंट रखी कि 10% की जगह 6% कर दी,
तो फिर आपको ओपन कैपिटल अकाउंट नहीं रख सकते, लोग पैसे लेके भाग जाएंगे अयान अली की तरह। आ गई समझ आपको? Yes, sir. दुनिया का कोई सेंट्रल बैंक तीनों काम नहीं कर सकता। One thing has to be sacrificed. Right or wrong? Right, right. So that is why the title of this concept is, what is this? Unholy Trinity. यानी ये ट्रिनिटी या तीन कोनों की चीज जो है ये अनहोली है, तीनों चीजें इकट्ठी नहीं हो सकती। राइट और रॉन्ग? Right, sir. अब पढ़ते हैं। अरीबा यहां से पढ़ो। पढ़ो Sir, अरीबा। can you hear me? अभी कॉल बैक करता हूँ बहुत थोड़ी देर में। Unholy Trinity. Okay. The unholy trinity is an international economic principle that the policymakers of a country may pursue only 2 out of 3 following policy directions: fixed or pegged exchange rate policy, an independent monetary policy, the free movement of capital. ये तो बात समझ आ गई ना मैंने जो In बात case बताई of थी? Pakistan, ये तो बात समझ आ गई ना जो मैंने तुम्हें यही बताई थी ना अभी तक needs to बातें। keep interest rates higher than. अब देखो वी नीड टू सी, अब यहाँ से पढ़ो, वी नीड टू Yes, सी sir. से पढ़ो। We need to see how these restrictions apply. In case of Pakistan, SBP needs to keep interest rates higher than international rates plus depreciation so as to avoid people from converting rupees into high-yielding foreign currency, USD mostly. If the central bank also wants to have free capital flows, the only way the central bank could prevent depreciation of the home currency is to sell its foreign currency reserves. Lastly, if SBP wants to have an independent MP and open capital account, then it must let market determine exchange rates. यानी अब अगर इसको आप बुलेट बाय बुलेट देखो तो वो कहता है कि अगर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान नीड्स, इन केस ऑफ पाकिस्तान स्टेट बैंक को इंटरेस्ट रेट हायर देन इंटरनेशनल रेट रखने पड़ेंगे सो एज टू अवॉइड कन्वर्टिंग पीपल फ्रॉम कन्वर्टिंग रुपीज इनटू डॉलर्स। राइट? एक मिनट, ये कोई एक मैसेज आया, मैं चैट पढ़ूं क्या है। अच्छा, वो कह रहा है, नूर फातिमा कह रही है कि सर पूछें तो बोलो कि मेरा माइक काम नहीं कर रहा। कोई बात नहीं, ओके। अच्छा, दूसरी चीज क्या है, इफ द सेंट्रल बैंक ऑल्सो वांट्स टू हैव फ्री कैपिटल फ्लोज यानी कि अन ओपन मार्केट, सो द ओनली वे द सेंट्रल बैंक कुड प्रिवेंट डेप्रिसिएशन ऑफ द होम करेंसी इज टू सेल इट्स फॉरेन करेंसी रिजर्व ताकि वो स्टेबल रहे। राइट? लास्टली, स्टेट बैंक वांट्स टू हैव एन इंडिपेंडेंट मॉनेटरी पॉलिसी एंड ओपन कैपिटल अकाउंट, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा? देन आप मार्केट को डिटरमिन करने दो एक्सचेंज रेट। और मैंने आपको इन तीनों मिसालें अलग अलग बता दी। सही बताइए नहीं बताइए? यू सी दिस रिकॉर्डिंग अगेन। ऑलराइट, आगे बढ़ो, चलो पढ़ो। कौन पढ़ा था? अरीबा पढ़ रही थी, पढ़ो भाई। अब ये तीन ऑप्शन है, एक एक Options available under unholy trinity. ऑप्शन ए पढ़ के रुक जाना, फिर बी पढ़ के रुकना, फिर सी पढ़ के रुकना। मैं एक्सप्लेन करूंगा। Okay, sir. Option A, a stable exchange rate and free capital flows, but not an independent monetary policy, because setting a domestic interest rate that is different from the world interest rate would undetermine a undermine exchange rate due to appreciation or depreciation pressure on the undermine. Due to appreciation or depreciation pressure on the domestic currency. ओके, सो क्या कह रहा है कि आपने स्टेबल एक्सचेंज रेट रखा, यानी 105 रुपए का डॉलर रखा, और आपने फ्री कैपिटल फ्लो भी रख दिए। राइट? यानी कि कोई आदमी बाहर लेके जाए, आप उससे सवाल जवाब नहीं कर रहे। तो अगर आपने इंडिपेंडेंट मॉनेटरी पॉलिसी रखी और डिस्काउंट रेट कम कर दिए तो लोग पैसे लेके भाग जाएंगे। तो इस केस में आपको इंडिपेंडेंट मॉनेटरी पॉलिसी नहीं रखनी। इसमें आपको क्या करना पड़ेगा? अगर आपने एक्सचेंज रेट कम रखा है तो आपको मॉनेटरी पॉलिसी डिस्काउंट रेट बढ़ाना पड़ेगा। सही है, गलत है? ठीक है, तो आप वही बात के तीन में से दो चीजें कर सकते हो। तो आपने इस केस में क्या ऑप्ट किया? ऑप्शन ए में
फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, ओपन कैपिटल अकाउंट, मॉनेटरी पॉलिसी नॉट इंडिपेंडेंट। सही हो गया? ठीक हो गया? Yes. ऑप्शन बी पढ़ो। Option B, an independent monetary policy and free capital flows, but not a stable exchange rate. अब क्या किया आपने? आपने कहा कि जी मेरी मॉनेटरी पॉलिसी इंडिपेंडेंट है, 6% है। चूंकि मेरा रुपया जो है वो आर्टिफिशियली स्ट्रांग है, थोड़ा सा खुला छोड़ दो, चूंकि मेरा रुपया जो है वो आर्टिफिशियली स्ट्रांग है, तो लोग जो है वो फॉरेन डॉलर खरीद लेंगे, राइट? ओके, और मुझे रुपए पे तो नफा मिल नहीं रहा, तो मैं क्या करूंगा? मैं जाके डॉलर खरीद लूंगा, राइट, और बाहर ले जाऊंगा। तो इस चीज को मुझे अवॉइड करने के लिए क्या करना पड़ेगा? मैं एक्सचेंज रेट मार्केट के ऊपर छोड़ दूं, फ्री फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट छोड़ दूं। तो फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट होगा तो अगर 110 की जगह डॉलर 125 का हो जाएगा, सो व्हाट, फिर लोग डॉलर फालतू नहीं खरीदेंगे, मुझे डिस्काउंट रेट नहीं बढ़ाना पड़ेगा, राइट? आप यहां पे आपने क्या चीज सेक्रीफाइस की? ऑप्शन बी में एक्सचेंज रेट सेक्रीफाइस की है। ऑप्शन ए में आपने क्या चीज सेक्रीफाइस की थी? आपने मॉनेटरी पॉलिसी सेक्रीफाइस की थी, राइट? सही Yes, है? sir. अब ऑप्शन सी पे आओ, पढ़ो। अरीबा पढ़ो ऑप्शन सी। Am I here or no? लाइबा Sir, आ रही है आवाज। पढ़ो, ऑप्शन सी पढ़ो। Option C, a stable exchange rate and independent monetary policy, but no free capital flows, which would require the use of capital controls. इसका मतलब क्या हुआ कि जो आदमी पाकिस्तान से बाहर जा रहा होगा, आप उसकी जेबें देखेंगे, तलाशी लेंगे, आप उसे पूछेंगे कितने डॉलर लेके जा रहे हो, ठीक है? क्यों करोगे? इसलिए कि आपको पता है कि डॉलर यहां सस्ता है, बाहर महंगा है, राइट और रॉन्ग? Right, sir. समझ आ गई? तो अब आप देखो कि ऑप्शन ए में आपने क्या चीज सेक्रीफाइस की थी? मॉनेटरी पॉलिसी। आपने इंडिपेंडेंट मॉनेटरी पॉलिसी को सेक्रीफाइस कर दिया, स्टेबल एक्सचेंज रेट रखा, ओपन कैपिटल अकाउंट रखा, आपने कहा कोई मसला नहीं है, लेकिन आपने मॉनेटरी पॉलिसी को सेक्रीफाइस किया। जितना डिवैल्यूएशन कर रहे थे उतना ज्यादा इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया, जितना ज्यादा आर्टिफिशियली स्ट्रांग रख रहे थे अपनी करेंसी को, उतना ज्यादा इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया। जितनी ज्यादा Yes, sir. डिवैल्यूएशन होनी चाहिए थी उतना आपने उसको नहीं किया, लेकिन आपने Rate उसकी बढ़ा। जगह इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया। सही हो गया? Yes. ऑप्शन सही। बी में आपने क्या चीज सेक्रीफाइस की? Exchange rate. आपने एक्सचेंज रेट फ्री फ्लो फिक्स नहीं रखे, आपने फ्लोटिंग कर दी है। क्यों? क्योंकि आपने कहा कि मैं मॉनेटरी पॉलिसी अपनी मर्जी से रखूंगा और फ्री कैपिटल फ्लो रखूंगा। सही गलत? ठीक है। ऑप्शन सी Yes, सही। कहा मैं पाकिस्तान वाला हिसाब, आपने कहा मैं तो पागल हूं, मैं फिक्स्ड रखूंगा 105, मैं मॉनेटरी पॉलिसी भी इंडिपेंडेंट रखूंगा, 6% इंटरेस्ट रेट रखूंगा बजाय 10% के। बट देन मुझे तीसरा काम क्या करना पड़ेगा? देन आई विल हैव टू मेक श्योर कि कोई आदमी सस्ते डॉलर खरीद के बाहर ना ले जाए। ओके, इसकी मैं आपको Yes. रियल लाइफ मिसाल बताता हूँ, ठीक है? ऑल्दो ये लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है, बट मैं बता रहा हूँ आपको कि मैं वाशिंगटन डीसी में जब इकोनॉमिक मिनिस्टर था और वहाँ वर्ल्ड बैंक की एनुअल मीटिंग में, IMF वर्ल्ड बैंक की एनुअल मीटिंग में ये चीजें डिस्कस होती थी, तो हमारे गवर्नर स्टेट बैंक ने वहां पे कहा, आई वोंट नेम हिम, उसने कहा मैं कैसे रोक सकता हूं अगर एक आदमी बस में डॉलर लेके पिंडी से काबुल चला जाए। जस्ट गिव मी अ सेकंड, बेटा मेरी क्लास चल रही है, मैं फारिग होकर कॉल कर लूं? समझ आ रही हो? डू यू सी व्हाट आई एम सेइंग? उसने क्या मिसाल दी? उसने कहा कि अगर आर्टिफिशियली हम स्ट्रांग रखते हैं रुपए को तो लोग क्या करेंगे? डॉलर खरीद लेंगे, राइट? और डॉलर खरीद के कहाँ लेके जाएंगे? काबुल चले जाएंगे रोड बस में बैठ के। हम कैसे रोक सकते हैं? Right. Got it? This is so much for your capital controls, Ayan Ali and this bus wala phenomena.
आगे बढ़ो. Out of the 3 policy directions, states, different countries would most likely wish to pursue an independent monetary policy and exchange rate stability. However, as we see in Pakistan now, capital controls are hard to enforce and can be easily flouted. Right? So furthermore, capital controls discourage foreign investment. जिन मुल्कों में capital controls होते हैं, उस मुल्कों में foreign investment नहीं आता, क्योंकि लोग बोलते हैं इस मुल्क में पैसे ले जाओ, वापस कैसे निकालोगे? Okay? और मैं I told you, but एक वो मास्टर कार्ड की थी हमारी यूएस पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल की मीटिंग में, IMF वर्ल्ड बैंक में, हर मीटिंग में वो रोते थे कि हमारे $50 मिलियन पाकिस्तान में फंसे, अलाउ कर दो, वापस कर दे. एंड फाइनली इसहाक डार साहब ने उनको अलाउ कर दिया था. लेकिन आप सोचो कि कितना सेंसिटिव इशू हो गया. So as a result, most governments simply cannot impose workable capital controls which all but ensure that the free movement capital is one of the 2 policy options that government of Pakistan will choose, that the governments will choose, not in Pakistan. ठीक है? तो हम 3 में से क्या 2 लेते हैं? हम इंडिपेंडेंट मॉनेटरी पॉलिसी भी रखते हैं, हम फिक्स एक्सचेंज रेट भी रखते हैं, और फिर हम कोशिश करते हैं कि यार हमारे पास जो डॉलर है वो डॉलर पाकिस्तान में ही रहे. तो फिर हमारे पास FDI नहीं आएगा और हमारे पास FDI नहीं आता. Got it? फिर हम क्या करते हैं, मैं आपको और बताता हूँ. फिर हम क्या करते हैं, दिस इज नॉट द क्लास ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंस, बट फिर हम क्या करते हैं, फिर हम कहते हैं चाइना से कि करेंसी स्वैप कर लो, लोकल करेंसी पे डीलिंग कर लो. फिर हम टर्की से कहते हैं करेंसी स्वैप कर दो, लोकल करेंसी पे डीलिंग कर लो. You see what is happening? Okay? All right, next. अब आप इस स्लाइड को पढ़ो. मिल्टन फ्रीडमैन ने कहा था कि फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट दुनिया में मस्ट है फ्री ट्रेड के लिए. दिस इज बिकॉज फ्री मूवमेंट ऑफ कैपिटल कैन नॉट बी सैक्रिफाइस. वो कहता है अगर आप फ्री मूवमेंट ऑफ कैपिटल बंद कर दो, यानी कैपिटल कंट्रोल लगा दो, तो क्या होगा? ड्यू टू इट्स इंपॉर्टेंस इन सेटिस्फाइंग बैलेंस ऑफ पेमेंट्स. Lastly, he thought that the government need an independent monetary policy. अगर रिसेशन में आ गया है, एंटी रिसेशनरी का मतलब क्या है कि अगर रिसेशन आ गया, जैसे पाकिस्तान में इस वक्त आ गया है, तो आपको क्या करना है? डिस्काउंट रेट कम करना है ताकि इन्वेस्टमेंट बढ़े. राइट और रॉन्ग? तो मॉनेटरी पॉलिसी का इंडिपेंडेंट होना बहुत जरूरी है. समझ आ गई? तो मॉनेटरी पॉलिसी इंडिपेंडेंट हो गई, और कैपिटल कंट्रोल आपको नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आप कैपिटल कंट्रोल करेंगे तो आपके पास पैसा नहीं आएगा. राइट? तो फिर आप क्या सैक्रिफाइस कर सकते हो? फिर आप मजबूर हो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट रखने के लिए, जो कि सारी दुनिया में होते हैं. ठीक हो गया? बेंजामिन कोहन ने एक नई बात कही थी. उसने कहा कि आप ये भी कर सकते हो कि आप एक्सचेंज रेट जो है उनको फ्लोटिंग छोड़ दो, सारे मुल्क फ्लोटिंग छोड़ दें. बट देन ही सेड कि यार ये पॉसिबल नहीं है, इसलिए कि स्पेकुलेशन के बड़े चांसेस हैं, और हर मुल्क जो है वो अपनी मॉनेटरी पॉलिसी को अपने हालात के मुताबिक इसको टेलर कर सकता है. तो चाइना ने अपनी करेंसी को स्ट्रांग रखा, वीक रखा? बताओ. चाइना ने अपनी करेंसी को वीक रखा ताकि उसकी एक्सपोर्ट बढ़ जाए. मैं अपने तमाम स्टूडेंट्स को बताता हूं कि जब मैं यूएसएड में था तो उस जमाने में मैंने, ओ माय गॉड, गिव मी 1 सेकेंड, इससे पहले कि ये खराब हो जाए मसला, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड. ओके, मेरी बैटरी खत्म हो गई है. ओए ओए, जिस जमाने में मैं यूएसएड में जॉब कर रहा था 2005-2006 में, तो मैं बेटे के लिए छर्रे वाली गन लेने के लिए गया. तो मैंने उससे पूछा, उसने मुझे डिफरेंट गन दिखाई हाथ में पकड़ने वाली, तो मुझे एक पसंद आई. तो मैंने उससे पूछा कितने की है? उसने कहा 75 रुपीज की. तो मैंने साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन था 75 रुपीज की. तो वो समझा मैं सब कह रहा हूँ कि ज्यादा है. उसने कहा आप 70 रुपए दे दो.
उसने मुझे 70 रुपए की गन दे दी, इतने छर्रे उसने मुझे 5 रुपीज के वो भी दे दिए। मैंने अपने आप से पहला सवाल ये किया, क्या मेरी मुल्क की जो इंडस्ट्री है वो ये बंदूक 75 रुपए की बना के बेच सकती है? ऐसे नहीं बेच सकती। ऐसे इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान की टॉय इंडस्ट्री खत्म हो गई, और हो गई, समझ आ गई? तो अब अगर मुल्क अपनी करेंसीज को वीक करना शुरू कर देंगे फॉर देयर ओन इंटरेस्ट, तो आप इसको एक्सचेंज रेट्स को आप कोऑर्डिनेट नहीं कर सकते, ठीक है? अब आ जाते हैं तीसरी चीज पे, आखिरी हमारी जो है वो क्या है, इफेक्ट्स ऑफ मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी ऑन एक्सचेंज रेट। बिफोर मैं आगे बढ़ूं, क्योंकि फिर हम पहले मैं एक दफा कॉन्सेप्ट समझा दूं, फिर उसके बाद मैं पढ़ लूंगा। एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी का क्या मतलब है? मनी सप्लाई बढ़ा देते हैं। मनी सप्लाई बढ़ेगी तो इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा या कम हो जाएगा? कम हो जाएगा। कम हो जाएगा। एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब क्या है? सिक्योरिटीज लोगों से खरीद लेंगे। वो तो बात की बात है। पहला क्या होगा कि लोगों की टैक्स कम होगा गवर्नमेंट के पास और खर्चा ज्यादा होगा, राइट? जी सर। इसका मतलब है ज्यादा पैसे होंगे मार्केट में। जी। तो एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी में और एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी में दोनों में लोगों की इनकम बढ़ेगी या कम हो जाएगी? बढ़ेगी। हाँ, बढ़ेगी सर। इनकम लोगों का ज्यादा पैसा आ जाएगा ना। अच्छा, जी प्राइसेस सर। बढ़ेंगी या कम हो जाएंगी? प्राइसेस बढ़ जाएंगे। बढ़ेंगी। पहले मॉनेटरी पॉलिसी सोचो, मैंने आपको क्या बताया था कि जब आपकी वैल्यू ऑफ मनी गिरती है और प्राइसेस बढ़ती हैं तो आपको मनी सप्लाई बढ़ानी पड़ती है, राइट? यस। याद है ना? यस सर। अब ये जो मैं तुम्हें कॉन्सेप्ट जुबानी बता रहा हूँ ये याद रखना, क्योंकि मैं जोर जोर से पढ़ूंगा और जोर जोर से तुम लोगों को भी पढ़ना पड़ेगा। स्टार्ट करते हैं। तो बात कर रहे हैं हम चलो इसको मैं अभी एक सेकंड पहले मैं ये पढ़ लूं, उसके बाद हम, चलो पहले मैं ये सवाल कर लूं फिर आगे बढ़ते हैं। वो कहता है कि एक्सचेंज रेट बहुत वजह से बढ़ सकते हैं। सबसे पहली वजह क्या है कि एक्सचेंज रेट बढ़ते हैं ट्रेड डेफिसिट या ट्रेड सरप्लस की वजह से। अगर किसी मुल्क का बहुत बड़ा ट्रेड सरप्लस होता है तो इसका मतलब क्या होता है, उसका डॉलर ज्यादा आ रहे हैं, राइट और रॉन्ग? राइट। मतलब क्या हुआ, उसकी करेंसी स्ट्रांग होगी या वीक हो जाएगी? स्ट्रांग हो जाएगी। स्ट्रांग होगी। अगर आपके पास डॉलर कम आ रहे हैं, आपका ट्रेड डेफिसिट बढ़ रहा है, तो आपकी करेंसी वीक होगी स्ट्रांग होगी? तो वीक वीक होगी। वीक होगी। वेरी गुड, वेरी गुड। आई एम सो हैप्पी तुम लोगों को ये चीजें समझ आ रही है। सो एक वजह ट्रेड है, दूसरा है कि हेजिंग है। हेजिंग क्या होती है कि लोग जो है वो अपने कुछ पैसे फॉरेन करेंसीज में भी रखते हैं, डाइवर्सिफाई करके भी रखते हैं, जैसे हमने पहले डिस्कस किया था। स्पेकुलेटिव मूवमेंट भी बहुत होती है, जैसे मैंने आपको भी बताया कि स्पेकुलेटिव मूवमेंट क्या थी कि मैं अपने भतीजे को कह रहा था 2017 में अमेरिका बैठ के कि तेरे पास जितने पैसे हैं सबके डॉलर ले ले। क्यों? क्योंकि मुझे पता था कि पाकिस्तानी रुपया बहुत ज्यादा आर्टिफिशियली स्ट्रांग हो गया, अब ये गिरेगा गिरेगा। सो स्पेकुलेटिव मूवमेंट की वजह से भी होती है। फिर इंटरेस्ट रेट की अभी हमने बात की, और फिर हमने इन्फ्लेशन की बात की। जिस मुल्क में इन्फ्लेशन ज्यादा होगा उसकी करेंसी वीक हो जाएगी, है ना? तो एक्सचेंज रेट जो है वो बहुत सारी चीजों की वजह से, और उसके बाद एक और चीज है कि परसीव साउंडनेस इन द करेंसी कंसर्न। तो मैक्सिको और अर्जेंटीना जो है वो 2 दफा डिफॉल्ट कर चुके हैं, दोनों डिफॉल्ट कर चुके हैं। सो व्हाट डज दैट मीन? उनका एक्सचेंज रेट हमेशा वीक होगा। लोग उनके ऊपर भरोसा नहीं करेंगे। क्यों नहीं भरोसा करेंगे बताओ? क्योंकि बिकॉज वो बोलेंगे तो डिफॉल्ट कर जाते हैं। यस सर। तो वो कहता है कि देयर आर 2 थियरीज ऑन करेंसी मूवमेंट, एक इंटरेस्ट बेस्ड, एक इन्फ्लेशन बेस्ड। तो अब जो सेकंड बुलेट है वो जल्दी से पढ़ लो, कोई लाइबा पढ़ो क्या है। Another theory says that currency movements depend on relative interest rates. Foreign currencies flow in the countries where we see high interest rates, raising its value to a point where it peaks. सेकंड बुलेट जो थी वो क्या थी? इन अदर वर्ड्स, इफ यूएस इन्फ्लेशन इज 3% and UK inflation is 2%, then dollar should appreciate by 1%, right? So as to keep relative prices constant, यानी कि purchasing power parity theory। सही हो गया? यस अब आए सेकंड पोर्शन की तरफ। दूसरी थियरी क्या है? which is depends on interest rate।
इसका मतलब ये है कि अगर मेरी करेंसी डिवैल्यू नहीं हो रही और मेरे पास इंटरेस्ट रेट है 10% और अमेरिका में इंटरेस्ट रेट है 5% और करेंसी दोनों की स्टेबल है, तो लोगों को डॉलर बेच के पाकिस्तान में रुपए इन्वेस्ट कर देने चाहिए, राइट और रॉन्ग? ठीक है, बिकॉज करेंसीज फ्लो इन द कंट्रीज वेयर दे सी हाई रियल इंटरेस्ट रेट, नॉट नॉमिनल, हाई रियल इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लेशन एडजस्टेड इंटरेस्ट रेट। ठीक हो गया? Yes, Yes, sir. sir. Okay, good. Most observers reckon, they think that the long-term value of currency reflects some mixture of these two theories. दोनों चीजें मैटर करती हैं, ठीक है? So it is also observed that speculative flows also cause violent swings in the value of currencies. There are therefore periodic calls for a Tobin tax. जेम्स टोबिन जो था वो एक नोबेल लॉरिएट था, उसने कहा था कि करेंसी की स्पेकुलेशन मूवमेंट पे टैक्स लगा दो, तो फिर लोग स्पेकुलेशन नहीं करेंगे, लगा नहीं। So currency weakness in emerging markets like Pakistan is often caused due to living beyond means. इसका मतलब क्या हुआ? तुम्हारे पास सर ज्यादा स्पेंडिंग अब करना। लोगों के पास क्या है? सैमसंग और आईफोन है, और तुम्हारे पास डॉलर इतने भी नहीं है कि तुम्हारे पास नोकिया 110 हो। So you are living beyond means. आपका जो एक्सपोर्ट है वो 22-24 बिलियन डॉलर है और आपकी इंपोर्ट जो थी वो 2 साल पहले 56 बिलियन डॉलर थी। तो यू आर लिविंग बियॉन्ड मींस, इज इट राइट और रॉन्ग? तो अब आप इसको कैसे ओवरकम करोगे? बाय एक्सेसिव बोरोइंग, राइट और रॉन्ग? Right, sir. Right, sir. भाई मैं तुमसे सीधा सवाल पूछ रहा हूँ, तुम्हारी एक्सपोर्ट जो है वो 24 बिलियन है और तुम्हारी रेमिटेंसेस जो है वो 20 बिलियन है, तो तुम्हारा टोटल इनफ्लो कितना हुआ? 44। अगर मैं कहूं कि आपको 1.5% करंट अकाउंट डेफिसिट अलाउड है, यानी कि आपकी इकोनॉमी 300 बिलियन की थी तो आप 4 बिलियन तक का करंट अकाउंट डेफिसिट अफोर्ड कर सकते हैं, तो इसका मतलब यह है कि मेरी इंपोर्ट कितनी होनी चाहिए? 48 बिलियन डॉलर, इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। मेरी इंपोर्ट कितनी हो गई? 56 बिलियन डॉलर। इसका मतलब यह है कि मेरा शॉर्टफॉल कितना हुआ? 12 अरब डॉलर का। क्वेश्चन इज 12 अरब डॉलर मैं कैसे दूंगा? Borrow करके. बोरो करके, लिविंग बियॉन्ड मींस। तो मेरा तो एक्सचेंज रेट डूब जाएगा ना, बिल्कुल या नहीं? जी sir. ओके, आगे बढ़ते। अब हम बात कर रहे हैं इफेक्ट्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी ऑन एक्सचेंज रेट। तो मॉनेटरी पॉलिसी को कहते हैं, दुनिया में कोई मॉनेटरी पॉलिसी एक्सचेंज रेट को 3 तरीके से अफेक्ट कर सकती है, एक इंटरेस्ट रेट पे अफेक्ट, एक इनकम पे और एक प्राइसेस पे। अब हम बात कर रहे हैं जो मैंने तुम्हें शुरू में कराई थी, मेरे साथ जोर जोर से बोलो। एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब क्या है? मनी सप्लाई बढ़ेगी या कम होगी? Money supply बढ़ा देना. बढ़ेगी। मनी सप्लाई बढ़ेगी तो इंटरेस्ट रेट कम होंगे या बढ़ेंगे? कम होंगे. जब इंटरेस्ट रेट कम होंगे तो आपके पास पैसा इनफ्लो अंदर कम होगा, ज्यादा होगा? बताओ। इनफ्लो ज्यादा, इनफ्लो कम हो जाएगा। ज्यादा तो जब आपका कम हो इनफ्लो कम हो जाएगा तो इसका मतलब है कि आपकी मनी की डिमांड, आपकी करेंसी की डिमांड कम हो गई। इसका मतलब यह है कि आपका एक्सचेंज रेट जो है वो गिर जाएगा, राइट और रॉन्ग? Right, sir. ओके, Right. मॉनेटरी पॉलिसी कैन वर्क थ्रू इट्स इफेक्ट्स ऑन इनकम। मैंने मनी सप्लाई बढ़ा दी, लोगों के पास पैसे ज्यादा आए कम आए? ज़्यादा है. ज्यादा। बढ़ गई ना, जाहिर है मनी सप्लाई बढ़ी है तो पड़ोसी के मुल्क में तो नहीं गई, तुम्हारे मुल्क में ही बढ़ी ना, तो मेरी और सर. तुम्हारे पास ही आई ना, तो लोगों की हमारी इनकम बढ़ गई ना या नहीं बढ़ी? जब बढ़ हमारी गई, सर. इनकम बढ़ी तो हमारी प्राइसेस बढ़ी या नहीं बढ़ी? नहीं, अभी बढ़ अभी गई. प्राइस की बात करते हैं। एक मिनट, इनकम बढ़ गई, Demand बढ़. इनकम बढ़ी तो Yes, sir. इनकम बढ़ी तो उस इनकम से आपने ये वाले फोन इंपोर्ट किए या नहीं किए? किए sir. इसका मतलब ये है कि आपकी इंपोर्ट जो है वो ओवरनाइट शूट कर गई या नहीं कर गई? जी sir. एक्सपोर्ट तो नहीं शूट हुई। इसका मतलब क्या हुआ? Trade आप deficit. एक्सपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कम कर रहे हैं, तो आपका एक्सचेंज रेट क्या होगा? कम हो जाएगा, राइट और रॉन्ग? Yes, sir.
Yes, sir. आपकी मनी की डिमांड कम है, आपकी करेंसी की डिमांड कम है, आपकी, तो इसका मतलब ये है कि आप ज्यादा रुपया सप्लाई कर रहे हैं मार्केट में, तो रुपया डाउनवर्ड हो गया, राइट? और Right. डिमांड ऑफ डॉलर जो है वो बढ़ गई, तो इसका मतलब ये है कि एक्सचेंज रेट तो कम होगा ही होगा ना, या नहीं होगा? इज इट राइट और रॉन्ग? Yes, sir. Right. Right, sir. ओके। तीसरी चीज क्या है, वो कहता है कि प्राइसेस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। जब मनी सप्लाई बढ़ेगी तो प्राइसेस बढ़ेंगी या कम होंगी? बढ़ जाएंगे सर। बढ़ेगी। हमने देखा था ना, वैल्यू ऑफ मनी गोज डाउन, प्राइसेस गो अप, राइट? सो व्हेन द प्राइसेस गो अप, मैंने मनी सप्लाई बढ़ाई और जी। प्राइसेस बढ़ गई, और जब प्राइसेस बढ़ गई तो मेरी एक्सपोर्ट महंगी होगी सस्ती हो जाएगी? महंगी हो जाएगी। महंगी हो जाएगी। तो इसका मतलब यह है कि मेरा प्राइसेस की वजह से भी मेरा जो एक्सपोर्ट है वो कम हो जाएगी। इसका मतलब है कि मेरा ट्रेड डेफिसिट खराब हो जाएगा और मेरा एक्सचेंज रेट कमजोर हो जाएगा, राइट और रॉन्ग? Right. Right, sir. इसका मतलब ये हुआ कि मॉनेटरी पॉलिसी के 3 इफेक्ट थे, एक वाया इंटरेस्ट, एक वाया इनकम, एक वाया प्राइसेस। तीनों सूरतों में एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी से इंटरेस्ट रेट, जो आपकी एक्सचेंज रेट है वो वीक हो जाएगा, रुपया डिवैल्यू हो जाएगा। सही है गलत है? सही है सर। सही है, सही है। सो फार सो गुड। जी Yes, सर। sir. नेक्स्ट स्लाइड पे आओ। अब वो बात कर रहा है फिस्कल पॉलिसी की। फिस्कल पॉलिसी में भी यही तीनों चीजें होंगी, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंस आएगा। पहला हमने देखा इनकम का, फिस्कल पॉलिसी हमने ज्यादा की, गवर्नमेंट ने ज्यादा प्रोजेक्ट शुरू कर दिए, लोगों को ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट देती है, लोगों के पास पैसे आए तो लोग क्या करेंगे? स्पेंड करेंगे। पैसे आए तो लोग इंपोर्टेड चीजें भी खरीदेंगे जी या सर। नहीं? तो जब लोगों Yes, इंपोर्टेड sir. चीजें खरीदेंगे तो ट्रेड डेफिसिट बढ़ेगा या कम हो जाएगा? बढ़ जाएगा। जब ट्रेड डेफिसिट बढ़ता है तो आपकी रुपये की वैल्यू बढ़ती है, कम हो जाती है? कम होती है। कम हो जाती है। कम हो जाती है। सिंपल सी बात है, यहाँ तक क्लियर हो गया? अब आओ Yes. सेकंड बुलेट पे। तो अब एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी का इम्पैक्ट वाया इनकम क्या होगा? इनकम बढ़ेगी, इंपोर्ट बढ़ेगी, ट्रेड डेफिसिट कम होगा, ट्रेड डेफिसिट बढ़ जाएगा, रुपया वीक हो जाएगा, राइट? बढ़ जाएगा। सेकंड चीज क्या है? इफेक्ट्स ऑफ एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी ऑन एक्सचेंज रेट वाया प्राइसेस। फिर वही बात होगी, लोगों के पास ज्यादा पैसे आ गए तो डिमांड बढ़ गई, एग्रीगेट डिमांड राइट साइड पे शिफ्ट होगी तो प्राइसेस बढ़ जाएंगी। प्राइसेस बढ़ेंगे। प्राइसेस बढ़ेंगी तो आपकी एक्सपोर्ट सस्ती होगी, महंगी होगी? महंगी हो जाएगी। महंगी हो जाएगी। आपकी एक्सपोर्ट महंगी हो जाएगी। वैसे भी जब इन्फ्लेशन होता है तो आपकी करेंसी वीक हो जाती है। सही है? तो इसका मतलब ये हुआ कि ऊपर वाले पॉइंट में यानी कि एक्सपेंशनरी पॉलिसी का इफेक्ट वाया इनकम, और दूसरे वाले में यानी कि एक्सपेंशनरी पॉलिसी का इफेक्ट वाया प्राइसेस, दोनों में क्या है कि इट विल वीकन द एक्सचेंज रेट। सही है गलत है? सही है, सही है। आखिरी स्लाइड, तीसरा क्या है? इफेक्ट ऑफ एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी ऑन एक्सचेंज रेट वाया interest rate is different from monetary policy. Why? जब एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी होती है, अब वो बात कर रहे हैं जो किसी एक लड़की ने अभी कहा था कि जी कम होगा और जी बढ़ जाएगा और टी कम हो जाएगा, कहा था ना? जी सर। तो जी जब सर। जी बढ़ जाएगा और टी कम हो जाएगा तो आपका फिस्कल डेफिसिट बढ़ गया, तो फिस्कल डेफिसिट बढ़ गया तो आपने उसको कैसे मीट विद किया? बोरोइंग करके। बोरोइंग की। तो इंटरेस्ट रेट बढ़े या कम हो गए? बढ़ गए। सप्लाई ऑफ लोनेबल फंड्स कम हुए या बढ़े? कम हो गए। कम हो गए। जब सप्लाई ऑफ लोनेबल फंड्स कम हुए और डिमांड वही की वही है तो इंटरेस्ट रेट क्या हुआ है? बढ़ गए सर। तो जब इंटरेस्ट रेट बढ़ गए तो इसका मतलब है कि बाहर से कैपिटल इनफ्लो आएगा, राइट। और आपका कैपिटल आउटफ्लो जो है वो कम हो जाएगा, राइट? सही सर। सही है। इसका मतलब है कि अगर एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी हो रही है तो इसका मतलब यह है कि अगर गवर्नमेंट बॉन्ड्स इशू कर रही है और फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ रहा है, इसका मतलब यह है कि आपका एक्सचेंज रेट जो है वो स्टेबलाइज हो जाएगा, राइट और रॉन्ग? राइट। वो कहता है कि द नेट इफेक्ट ऑफ एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी ऑन एक्सचेंज रेट्स इज नॉट क्लियर।
वो कहता है if its effect on income is more pronounced, it will cause them to go down. If its effect on prices is important, it will go down. But if its effect on interest rate is more pronounced, यानी वो उसकी वजह से interest rate बहुत बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या हो गया कि exchange rates will Go up. Got it? That's Yes, it. sir. That's it. Okay? Yes, sir. हमारा आज का लेक्चर थोड़ा बहुत लंबा हुआ, मजबूरी थी बिकॉज हमें बहुत सारा काम करना था, आज बहुत सारी चीजें डिस्कस करनी थी. हो गया, हमारा कोर्स कंप्लीट हो गया. आई होप यू पीपल एंजॉयड. Yes, sir. Yes, Yes, sir, we did. ओके, ये जो चैप्टर है ना, इसके साथ जो मैंने आपको पूरा मॉड्यूल भेजा है ना, वो जो मैंने आपको व्हाट्सएप पे डाला है, आप देखो 6 GB की फाइल है. मॉड्यूल 43, 44, 45 एंड 46 वो जरूर पढ़ना. इसको अगर मुझसे कोई असाइनमेंट वगैरह पूछा तो मैं इसका जरूर पूछूंगा. Got it? Okay. Okay, sir. मुझे अगर असाइनमेंट पूछने को मिला तो वो मैं जरूर पूछूंगा. लेकिन जो बात मैं बता रहा हूँ वो कुछ और है. वो ये है कि ये जो टॉपिक जो हमने किया है ये तुम लोगों को आगे क्लासेस में बहुत काम आएगा. तो मेरे एग्जाम से हट के तुम्हें बहुत काम आएगा. आई गारंटी. ओके, जी, thank Okay, you so sir. much, sir. चलो जाओ, एंजॉय योरसेल्फ एंड